यो एवरीवन, कैसे हो तुम सब लेजेंड्स। देखो यार, मैंने अपनी सारी वीडियोस में देखा है कि तुम लोग वीडियो को हाइप और सपोर्ट नहीं करते। काफी बुरा लगता है। ऐसा मत करा करो यार। अगर व्यूज कम आएंगे तो नई वीडियोस बनाने का मोटिवेशन ही नहीं आता। इसीलिए थोड़ा हाइप और सपोर्ट कर दिया करो। फुल टल्ली होने के बाद मैंने अपनी जानी दुश्मन को अपनी बाहों में कसकर भींच लिया। उसने अपनी खानदानी अंगूठी निकाली और मेरी इंडेक्स फिंगर में पहना दी। अब तुम सिर्फ मेरे हो। पूरा का पूरा वेन्यू एक झटके में सन्न रह गया। ची परिवार की बड़ी बेटी ची किंगचेंग ने मेरा कांपता हुआ हाथ पकड़ा और बोली, तुमने इसे गलत उंगली में पहना दिया हब्बी। वहां मौजूद सारे गेस्ट्स का तो जैसे दिमाग ही फट गया, क्योंकि दुनिया की नजरों में ची किंगचेंग और मैं कट्टर दुश्मन थे। मैं ची किंगचेंग से अंदर से सख्त नफरत करता था, पर किसी को नहीं पता था कि मेरा रीबर्थ हुआ है। पिछली जिंदगी में एक फायर एक्सीडेंट में मेरा चेहरा और आवाज पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। हर कोई मुझसे नफरत और घिन करता था, पर सिर्फ वही थी जिसने मुझे संभाला और मेरे घावों पर लगातार फूंक मारती रही। लूचेन, डरो मत, मैं हूं ना यहां। तब जाकर मुझे असलियत का पता चला था कि जिस इंसान से मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था, वही इस दुनिया में मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। अपने मरने के ठीक एक पल पहले उसने मुझे कसकर पकड़ा, अपने ठंडे होंठ मेरे कान के पास लाए और धीरे से फुसफुसाई, लू चेन, क्या तुम मुझसे प्यार कर सकते हो? मैं दिल चीर देने वाले दर्द से चीखा, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन वो मेरे ये शब्द कभी दोबारा सुन ही नहीं पाई। जिस दिन मेरा रीबर्थ हुआ, किस्मत से उसी दिन एक अवार्ड सेरेमनी का रेड कारपेट चल रहा था। कमाल की खूबसूरत और एकदम रॉयल दिखने वाली एक लड़की कार के हुड से टेक लगाए खड़ी थी। सिर्फ एक नजर में पूरी दुनिया धुंधली हो गई और मुझे सिर्फ उसकी परछाई दिखने लगी। बिना कुछ सोचे समझे मैं रेड कारपेट पर दौड़ पड़ा और उसकी तरफ भागा, ताकि उसे वो 3 जादुई शब्द कह सकूं जो वो पहले कभी सुन नहीं पाई थी। आई लव यू। पूरा का पूरा वेन्यू एकदम शॉक में चला गया। यहां तक कि लाइव स्ट्रीम देख रही ऑडियंस भी हिल गई, क्योंकि हर कोई पहचानता था कि जिस लड़की को मैं गले लगा रहा था, वो कैपिटल के ची के परिवार की बड़ी बेटी ची किंगचेंग थी। वो इतनी रॉयल और आउट ऑफ रीच थी कि सारे मर्द खतरा जानते हुए भी उसके लिए बर्बाद होने को तैयार बैठे थे। उस पल शोर से गूंजता वेन्यू अचानक श्मशान जैसा शांत हो गया। बस कैमरों की फ्लैशलाइट्स दनादन चमक रही थी। वेन्यू के सन्नाटे के उलट लाइव चैट का कमेंट बॉक्स सुपर एक्टिव और शोर शराबे से भर चुका था। ये लू चेन कर क्या रहा है? इसकी इतनी हिम्मत कि हमारी एम्प्रेस ची को किस करे? क्या ये फेम के चक्कर में पागल हो गया है? पहले तो इसने लाइव ब्रॉडकास्ट पर लुइबो को कूटा, और अब ची परिवार की बड़ी बेटी को जबरदस्ती किस कर रहा है। क्या इसके दिमाग पर रोमांस नॉवेल्स का भूत सवार हो गया है? इसे लगता है कि ऐसा करने से ये फेमस हो जाएगा। ची परिवार की बड़ी बेटी मर्दों में जीरो इंटरेस्ट के लिए जानी जाती है। उसने तो लू यीबो को भी घास नहीं डाली। ये खुद को समझता क्या है? क्या इसे मौत का शौक चढ़ा है? मैंने सुना है कि इस बड़ी मैडम के साथ बचपन से ही इसके रिश्ते बेहद खराब रहे हैं। हाँ हाँ, चलो, बढ़िया तमाशा देखने को मिलेगा। मुझे कोई मतलब नहीं उसने मेरी क्रश को किस करने की हिम्मत कैसे की। वो मर क्यों नहीं जाता? टेंशन मत लो, बड़ी मैडम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। इस ऑडियंस को तो छोड़ो। मेरे जिगरी दोस्त और मैनेजर तांगी की आंखें भी उबल कर बाहर आने को थीं। वो इकलौता ऐसा बंदा था जो ची किंगचेंग और मेरे बीच के लफड़े को सबसे बेहतर समझता था। हम दोनों को बचपन का लंगोटिया यार माना जा सकता था, पर दिक्कत ये थी कि हमारे बीच कोई यारी वाला सीन नहीं था। इसके उलट हमारा रिश्ता डरावने हद तक खराब था। सीन ऐसा था कि जहां भी ची किंगचेंग दिखती, मुझे वहां सैनिटाइज करने के लिए एयर फ्रेशनर की बोतल चाहिए होती थी, क्योंकि बचपन से मुझे शिया मोमो पसंद थी और शिया मोमो को ची किंगचेंग से सख्त नफरत थी। इसलिए वो जिससे नफरत करती, मैं भी मुफ्त में उससे चिढ़ने लगता, और इसी चक्कर में बचपन से ही ची किंगचेंग मेरी हिट लिस्ट में आ गई थी। उस वक्त तांगी के दिमाग में भी वही बात चल रही थी जो नेटिजन सोच रहे थे, कि लू चेन फेम के चक्कर में पूरी तरह सठिया गया है। कुछ ही दूरी पर लू यीबो अभी भी अपना मुंह पकड़े खड़ा था। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी, पर उसकी आंखों की गहराइयों में एक घटिया सी मुस्कान तैर रही थी। अब लू चेन ची किंगचेंग से पंगा लेने की हिम्मत कर रहा है। क्या उसे डर नहीं लगता कि वो सन की औरत ची किंगचेंग उसका गला दबा देगी?
ची किंगचेंग के साथ खड़ी बॉडीगार्ड्स की पलटन ने आपस में नजरें मिलाई। सच कहूं तो जब मैं दौड़ कर आया, वो मुझे ब्लॉक करना चाहते थे, पर उनकी तीसरी युवा मालकिन ने आंखों आंखों में उन्हें रोक दिया। उन्हें लगा कि लू परिवार का बड़ा बेटा कोई नया पैंतरा आजमा रहा है, उनकी मालकिन को नुकसान पहुंचाने का नया प्लान। पर किसे पता था कि लू खानदान का चश्मो चिराग एक किसके जरिए जहर उगलने आया है। खैर, बाकी लोगों का हैरान होना तो कुछ भी नहीं था। असली झटका तो खुद ची किंगचेंग को लगा था। जब लू चेन उसकी तरफ लपका, उसे लगा कि वो सरेआम उसकी बेइज्जती करना चाहता है। इसके उलट वो देखना चाहती थी कि फैमिली से बेदखल किया गया ये बड़ा नवाब आखिर करना क्या चाहता है। इससे पहले कि ची किंगचेंग ताना मारने के लिए अपना मुंह खोलती, मैंने अपनी नजरें झुकाई और अपने पतले होंठ उसके होंठों पर टिका दिए। उस मोमेंट पर ची किंगचेंग का दिमाग एक भन्नाहट के साथ पूरी तरह ब्लैंक हो गया। वो एकदम सुन्न हो गई। सोचने लगी कि क्या लू चेन का इरादा उसकी गर्दन पर काटने का था, पर गलती से उसने होंठ चबा लिए। क्या उसे लू चेन को टोकना चाहिए कि तुमने गलत जगह निशाना लगा दिया है, किंगचेंग, मैं तुमसे प्यार करता हूं। आवाज इतनी कमजोर थी मानो हवा के एक हल्के झोंके से गायब हो जाएगी। चिकिंगचेंग का दिल अनजाने में ही जोर से धड़क उठा। उसने अपनी उंगलियां मेरे कंधे पर रखी, मुझे दूर धकेलने के इरादे से। उसकी इस हरकत ने लाइव स्ट्रीम देख रही ऑडियंस को एक्साइटेड कर दिया। जल्दी देखो, अब इसको एक जोरदार थप्पड़ पड़ने वाला है। ची किंगचेंग ने ऊपर मेरी तरफ देखा। मेरे चेहरे पर कुछ खोकर दोबारा पा लेने के मिले जुले इमोशंस साफ दिख रहे थे। ची किंगचेंग का दिल अंदर तक कांप गया। और ठीक उसी वक्त जब सब लोग मेरे चेहरे पर एक करारे चांटे की उम्मीद कर रहे थे, ची किंगचेंग ने प्यार से मेरे गाल को सहलाया और बोली, क्या हुआ लूचेन, कोई प्रॉब्लम है क्या? अब साला ये क्या सीन है? मर्दों से दूर रहने वाली इस खडूस मैडम को तो अभी एक जोरदार थप्पड़ जड़ना चाहिए था। उस आदमी को दूर फेंक देना चाहिए था जिसने उसका फायदा उठाने की हिम्मत की। भीड़ एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। कैमरों की फ्लैश बिना रुके लगातार चमकती रही। लाइव स्ट्रीम पर कमेंट्स तूफान की रफ्तार से बढ़ने लगे और देखने वालों का आंकड़ा ब्लास्ट हो गया। यहां तक कि पूरा नेटवर्क ही क्रैश हो गया, पूरी तरह से ठप। थत तेरे की। ए प्लेटफॉर्म वालों, जल्दी से एरर ठीक करो। मैं बड़ी मैडम को उसे कूटते हुए नहीं देख पाया। आज रात तो मुझे नींद नहीं आने वाली। उस पल मेरी आंखों में ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया ने मुझे अकेला छोड़ दिया हो। मेरी दुनिया में सिर्फ तुम बची थी। मेरी आवाज भारी हो गई थी। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। मेरे हाथ अभी भी उसकी कमर को कसकर जकड़े हुए थे, लगातार जोर लगा रहे थे, जैसे डर हो कि वो कहीं गायब ना हो जाए। किंगचेंग, मुझे सच में तुम्हारी बहुत याद आई। ची किंगचेंग ने मन ही मन सोचा, लू चेन मुझे किंगचेंग बुला रहा है। कहीं इसने किसी गलत लड़की को तो नहीं पकड़ लिया। ची किंगचेंग एक पल के लिए खामोश हो गई। अचानक उसने चारों तरफ देखा और जो लोग चोरी छिपे हमारी बातें सुन रहे थे, उन्होंने तुरंत अपने मुंह फेर लिए। कोई आसमान देखने लगा तो कोई जमीन ताकने लगा। ची किंगचेंग जानती थी कि यह बात करने की सही जगह नहीं है। उसने त्योरियां चढ़ाई, मेरा हाथ पकड़ा और अपनी कमर से मेरी पकड़ छुड़ाना चाहिए। पर किसे पता था कि उसकी इस कोशिश से मैं पैनिक हो जाऊंगा। मैंने आनन फानन में उसे और ज्यादा कसकर गले लगा लिया। मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज। आगे से मैं बहुत अच्छा बन के रहूंगा। सच में चिकिंग चेंग के खूबसूरत से छोटे चेहरे पर बेबसी साफ दिख रही थी। मैं कहीं नहीं जा रही हूं, चलो कार में बैठो। मुझे यकीन नहीं है। मैं जिद पर अड़कर उसे एक्सपैंडेड तरीके से पकड़े रहा। मुझे डर है कि अगर मैंने हाथ छोड़ा तो तुम गायब हो जाओगी। ये सब किसी हसीन ख्वाब जैसा लग रहा है, एक ऐसा खूबसूरत सपना जिसे तोड़ने की मेरी हिम्मत नहीं है। तो फिर मुझे छोड़ने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक बार किस करो किंगचेंग, प्लीज किस करो। मुझे महसूस होने दो कि तुम सचमुच मेरे सामने हो। अभी कुछ देर पहले तो मैंने सिर्फ उसके होंठों को छुआ भर था। इससे पहले कि मैं हकीकत महसूस कर पाता, उसने मुझे दूर कर दिया था। मैं सच में उसे चूमना चाहता था।
उसके होंठों की गर्माहट महसूस करना चाहता था, ना कि उस आखिरी पल की तरह जब उसने मेरे कान के पास आकर आखिरी बार आई लव यू कहा था और उसके होंठ बर्फ जैसे ठंडे पड़ चुके थे। ची किंगचेंग के लाल होंठ थोड़े से मुड़े। इस लू चेन के मुंह ने हमेशा मुझे सिर्फ गुस्सा दिलाना सीखा है। आज पता नहीं इसे कौन सा करंट लगा है जो अचानक मुझे ऐसे मक्खन लगा रहा है। क्या ये सारे नेटिजन्स के सामने मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है ताकि कोई डार्क हिस्ट्री बन जाए और बाद में ये मेरा मजाक उड़ा सके? हुस्न के जाल में फंसने का सबूत बनाना चाहता है क्या? ची किंगचेंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए सोचा। पर बदकिस्मत से मैं ची किंगचेंग बचपन से ही ऐसे हुस्न के जालों से कभी नहीं डरी। इतना सोचते ही ची किंगचेंग हंस पड़ी। उसकी पतली उंगलियां मेरे गालों पर टिकी। फिर उसने अपना सिर उठाया और मुझे गले से लगा लिया। और ठीक उसी वक्त जब ची किंगचेंग ने अपना सिर उठाया, लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म भी वापस नॉर्मल हो गया। रेड कारपेट के एंड में कैमरे के लेंस में कैद हुआ वो नजारा कमाल का था। एक बेहद हसीन औरत और एक डैशिंग सा मर्द। ये सीन किसी परी कथा के प्रिंस और प्रिंसेस के गले मिलने जैसा जादुई लग रहा था। बेचैन नेटिजन्स ने अभी पूरा सीन ठीक से देखा भी नहीं था कि कमेंट्स की बौछार कर दी। क्या उसने थप्पड़ मारा? हाँ, अपने मुंह से बहुत जोर का थप्पड़ मारा। इंटरनेट पर यह खबर टॉप ट्रेंड बन गई। हर जगह धमाका हो गया। एक गैंग का मानना था कि मैंने चीप परिवार की बड़ी बेटी की कोई कमजोरी पकड़ ली है और उसे ब्लैकमेल कर रहा हूं। दूसरों को लगा कि मैं अपनी शक्ल का इस्तेमाल करके उसे पहला रहा हूं। जबकि कुछ का तो कहना था कि मैंने उस पर कोई जादू टोना कर दिया है। शॉर्ट में कहें तो किसी को यकीन नहीं था कि ची किंगचेंग सचमुच मुझे चूमना चाहती थी, क्योंकि लोगों की नजरों में ची किंगचेंग और मैं दो ऐसी पैरेलल लाइंस थे जो कभी मिल नहीं सकती। वो आसमान थी और मैं जमीन। किसी सिरफिरे ने तो बेहद घटिया कमेंट भी ठोक दिया। बस थोड़ा रुको, जैसे ही बड़ी मैडम का नशा उतरेगा, लू चेन कुत्ते की मौत मरेगा। अगर वो नहीं मरा तो मैं 360 डिग्री का हैंड स्टैंड करके चिता की राख खाऊंगा। जब इंटरनेट पर यह गदर मचा हुआ था, तब कार की बड़ी और चमकदार बैकसीट पर मैं शरीफ बच्चे की तरह चिकिंगचेंग के बगल में बैठा, आंखें मटकाते हुए उसे ही निहार रहा था। चिकिंगचेंग वहीं बैठी अपनी पतली उंगलियों से चिढ़ते हुए फोन काट रही थी। उसे खुद नहीं पता था कि यह कौन सा गॉसिप कॉल था, तो उसने गुस्से में फोन ही स्विच ऑफ कर दिया। इसके बाद ही वो मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आवाज नरम पर बर्फीली थी। साफ साफ बताओ, याददाश्त चली गई है या दिमाग सटक गया है जो तुमने गलत बंदे को पकड़ लिया? मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने झट से अपना सिर हिलाया और खुद ब खुद मेरा हाथ उसे फिर से गले लगाने के लिए बढ़ा। ची किंगचेंग की पलकें झपकी। कोई हग वग नहीं। मुझे मजबूरन शरीफ बनकर फिर सीधे बैठना पड़ा। बड़ी मुश्किल से उसने मुझे बहला फुसला कर खुद से अलग किया था और अब मैं फिर चिपकना चाहता था। वैसे भी यहां देखने वाली कोई ऑडियंस तो थी नहीं, है ना? ची किंग चेंग के छोटे से चेहरे पर थोड़ी चिढ़ दिखी। ये क्या बात बात पर चिपकने की आदत है? क्या ये शिया मोमो के साथ भी पहले ऐसा ही चिपका रहता था? मेरे हाथ वहीं के वहीं रुक गए। मेरी उंगलियां जो बस उसके कपड़ों को छू ही रही थीं, तुरंत पीछे खिंच गईं और मैंने उसे एकदम रोतू शक्ल बनाकर देखा। ची किंग चेंग ने मेरे उस दुखी चेहरे को देखा, जैसे मुझे किसी ने लावारिस छोड़ दिया हो। दाल में कुछ काला है। इस जानी दुश्मन के दिमाग का कोई स्क्रू ढीला हो गया है। ची किंग चेंग ने अपने होंठ भींचे, अपनी आंखों के शक को छुपाते हुए पूछा, गलती नहीं की? तो तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैंने पूरे दम खम के साथ जवाब दिया, तुम ची किंगचेंग हो। और फिर धीरे से जोड़ा, तुम मेरी किंगचेंग हो। ची किंगचेंग के दिल की धड़कन कुछ पल के लिए बेकाबू हो गई। उसने अचानक अपने हाथ का पिछला हिस्सा मेरे माथे पर रखा और सोच में डूबते हुए बोली, कहीं तुम्हें इतना तेज बुखार तो नहीं चढ़ गया कि दिमाग ही काम करना बंद कर दे? उसका छोटा सा हाथ थोड़ा ठंडा था, जिसने मुझे अचानक उसकी जिंदगी के आखिरी पलों के उस ठंडे आलिंगन की याद दिला दी। मैंने अपनी मुट्ठियां भींची और धीरे से कहा, मुझे कोई बुखार नहीं है। ची किंगचेंग ने अपना हाथ पीछे खींचा, सीने पर हाथ बांधे और अकड़ कर मेरी तरफ देखा। हूं, बताओ इस बार मुझे परेशान करने के लिए कौन सा नया खुराफाती आइडिया सोच कर आए हो? तभी ची किंगचेंग को अचानक कुछ याद आया।
अगर उसे ठीक से याद था तो कल लू परिवार एक बड़ी पार्टी रखने वाला था। अफवाह थी कि वो सिरफिरी औरत शिया मोमो पहले ही अंगूठी खरीद चुकी है और पूरी उम्मीद थी कि वो खुद आगे बढ़कर लू यीबो को प्रपोज करेगी। शिया परिवार और लू परिवार भी इस शादी के रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे। जहां तक मेरी बात थी, मुझे 1 महीने पहले ही लू परिवार से लात मारकर बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि लू यीबो के किडनैपिंग और फिरौती के ड्रामे का सारा इल्जाम मुझ पर आया था। सारे सबूत मेरी तरफ इशारा कर रहे थे। लू परिवार के पेरेंट्स मुझसे पूरी तरह तंग आ चुके थे और उन्होंने सरेआम मुझसे सारे रिश्ते तोड़ने का ऐलान कर दिया था। इसी वजह से शिया मोमो के साथ मेरी सगाई भी टूट गई थी। ची किंग चेंग के चेहरे से हंसी गायब हो गई और उसकी नजरें और भी पराई हो गई। लू चैन, तुम्हारा इरादा मेरा इस्तेमाल करके शिया मोमो को जलाने का तो नहीं है ना? कार से उतरने से पहले उसने मुझे लू यीबो को कूटते हुए देख लिया था। उस वक्त वो भी थोड़ी टेंशन में थी। मेरा गुस्सा हमेशा से खराब था, पर मैंने कभी इतनी सरेआम बदतमीजी नहीं की थी। ऐसी पब्लिक जगह पर उसे लगा कि मैंने शिया मोमो के चक्कर में अपना आपा खो दिया है। वो जल्दी से कार से उतरी थी ताकि मेरा साथ दे सके, पर किसे पता था कि ये मेरे लिए उसी के गले पड़ने का मौका बन जाएगा। उन दो हल्के किसेस के बारे में सोचकर ची किंग चेंग का दिमाग फिर ठिकाने आया। लू चेन, शिया मोमो के लिए तुम अपनी बलि देने को भी तैयार हो? क्यों? दिमाग खराब कर रखा है? क्या मुझे इस बेवकूफ को सीधे चलती गाड़ी से बाहर फेंक देना चाहिए? मैंने उससे मासूमियत से पूछा। ये शिया मोमो कौन है? मैं नहीं जानता उसे। ची किंग चेंग 2 सेकंड के लिए सन्न रह गई। फिर उसने आगे बढ़कर ड्राइवर वांग तिन के कंधे को थपथपाया। हॉस्पिटल नंबर 10 चलो, मेंटल हॉस्पिटल। वांग तिन एक पल के लिए चुप रहा। जी, तीसरी छोटी मालकिन। फिर बिना किसी देरी के उसने स्टीयरिंग घुमाया और गाड़ी सीधे मेंटल हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी। मैंने अपनी भौहें सिकाड़ी। मामला बिगड़ गया। चिकिंगचेंग को सच में लग रहा है कि मैं पागल हो चुका हूं। अब मैं रीबर्थ के शुरुआती झटके से पूरी तरह उबर चुका था। मुझे पक्का यकीन था कि मैं सचमुच वापस आ चुका हूं। वैसे अगर याददाश्त जाने का नाटक करने से वो मुझ पर भरोसा कर ले तो ये सौदा बुरा नहीं है। वैसे भी मुझे बाकी दुनिया के ऐरे गहरे लोगों से कोई लेना देना नहीं था। मुझे सिर्फ अपनी किंगचेंग की परवाह थी। इस दुनिया में मुझे सिर्फ तुम्हें याद रखना है, सिर्फ तुमसे प्यार करना है, और बस इतना ही काफी है। ची किंगचेंग ने मेरे कान के ठीक पास अपना मुंह लाया और फुसफुसाई, तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूं। सीधे सीधे बताओ कि तुम चाहते क्या हो, वरना एक बार हॉस्पिटल नंबर 10 के अंदर गए तो बाहर आने का सपना भूल जाना। कार के अंदर की लाइट काफी डिम थी। मैंने अपना सिर घुमाकर उसके रॉयल और एटीट्यूड वाले चेहरे को देखा। पिछली जिंदगी में जब मैं जल गया था, मुझे लगता था कि उसकी नजरें बहुत बर्फीली हैं, जैसे कोई 1000 साल पुरानी जमी हुई झील जो कभी पिघलती नहीं। पर बाद में मुझे पता चला कि उस ठंडी झील के नीचे खौलता हुआ लावा था। उसका प्यार इतना जुनूनी था कि बर्फ को भी भाप बना दे। मेरा लहजा एकदम शांत था और मैंने धीरे से कहा, शिया मोमो, लू चैन, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूं। अगर तुमने सच नहीं उगला तो। मैंने पहले ही कहा कि मैं किसी शिया मोमो को नहीं जानता। तुम बार बार उसका नाम क्यों ले रही हो? आखिर वो है कौन? और क्या ये सारे पैंतरे उसने मुझे सिखाए हैं? वो तो मुझे घास तक नहीं डालती। ची किंगचेंग के सब्र का बांध अब टूटने ही वाला था। वो चिढ़कर बोली, लू चैन, आखिर कब तक ये नौटंकी खींचने का इरादा है? मेरा दिल बैठ गया। मैंने जो कुछ भी कहा वो 100% सच है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं और सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रही हो? इस टाइमलाइन में ची किंगचेंग को पटाना इतना मुश्किल क्यों है यार? मुझे लगा था कि जैसे ही मैं दिल की बात कहूंगा वो खुशी खुशी मान जाएगी। क्या इस वक्त तक उसे मुझसे प्यार नहीं हुआ था? ची किंगचेंग की खूबसूरत आंखों ने मुझे कुछ सेकंड के लिए घूरा। शिया मोमो को नहीं जानते? मैंने मासूमियत से सिर हिला दिया। ची किंगचेंग के होंठ थोड़े मुड़े। उसका लहजा गहरा था। सिर्फ मुझसे प्यार करते हो? सिर्फ मुझे ही चाहते हो? मैंने फिर से पागलों की तरह सिर हिलाया। पता नहीं ची किंगचेंग के दिमाग में क्या आया। वो एक शातिर मुस्कान के साथ बोली, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं मान नहीं सकती, लेकिन तुम्हें यह साबित करना होगा।
कैसे साबित करूं? मैंने अपनी नशीली आंखें मटकाईं और मुस्कुराया। क्या किंगचेंग को लगता है कि सिर्फ एक किस काफी नहीं था? क्या तुम मेरे साथ कुछ और टाइम अकेले बिताना चाहती हो? स्टीयरिंग थामे ड्राइवर। वांग तिन को अचानक पसीना आ गया। लू खानदान का ये बड़ा लड़का तो बड़ा पक्का खिलाड़ी निकला। हमारी तीसरी छोटी मालकिन तो इतनी भोली हैं, क्या वो टिक पाएंगी इसके सामने? और हुआ भी यही। ची किंगचेंग का छोटा सा चेहरा मेरे कानों से भी ज्यादा लाल हो गया। शुक्र है, उसने चेहरे पर अपना एटीट्यूड बनाए रखा और दांत पीसते हुए मेरा नाम पुकारा। लू चैन। मैंने तुरंत गाय जैसी सीधी शक्ल बनाकर उसे देखा। चिकिंग चैंग ने मुझे कार से लात मारकर बाहर फेंकने की इच्छा को दबाया और अपनी उंगली से मेरे माथे पर पोक करते हुए बोली, अपने दिमाग के इस गंदे कचरे को अभी के अभी डिलीट करो, तुरंत गायब करो इसे, टैब जाकर। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना मुंह बंद किया। चिकिंग चैंग ने अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए एक गहरी सांस ली। फिर ड्राइवर वांग तिन को शेन हुआ होटल वापस चलने का हुक्म दिया। वो होटल ची परिवार की प्रॉपर्टी था और आज की अवार्ड सेरेमनी भी वहीं हो रही थी। अवार्ड्स के खत्म होने के बाद वहां एक बड़ी सक्सेस पार्टी होने वाली थी। ची किंगचेंग के आज इस फंक्शन में आने की वजह यह थी कि ची परिवार इसका स्पॉन्सर था। पर सबसे बड़ा सीक्रेट यह था कि उसे पता था कि मैं वहां आने वाला हूं। मुझे डर था कि कोई लू चेन को परेशान न करे, इसलिए मैं आई थी। पर देखो, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। ये गधा इस लायक ही नहीं है कि मैं इसके लिए परेशान हूं। चिकिंग चैंग ने दांत भींचकर मेरी तरफ देखा। वांग तिन ने तमीज से गाड़ी मोड़ ली। मैंने कंफ्यूजन में पूछा, हम तो पहुंच गए थे, वापस क्यों जा रहे हैं? चिकिंग चैंग कार की सीट से सटकर बैठ गई। उसका वही पुराना रौब वापस आ गया था। उसने थोड़े मजाकिया लहजे में कहा, जाहिर है तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का एक बढ़िया मौका देने के लिए, ताकि साबित कर सको कि तुम्हारी बातों का ये प्यार कितना सच्चा है। मैंने थोड़ी भौहें से काढ़ी। मुझे सब याद है। पिछली जिंदगी में इसी होटल की पार्टी के दौरान किसी ने मेरे खिलाफ साजिश रची थी। जब मेरी आंख खुली, मैं ची किंगचेंग के साथ एक ही बेड पर था। सब कुछ बिखर चुका था। उस वक्त मैं पूरी तरह टूट गया था और मेरा पहला रिएक्शन ची किंगचेंग को वहां से भगाना था। वो उस माहौल में भी एकदम शांत थी। कह रही थी कि वो मुझसे शादी करेगी, पर मैंने गुस्से में उसे दफा हो जाने को कह दिया था। अगर मुझे ठीक से याद है तो नशीली दवा वाला वो वाइन का ग्लास मुझे खुद शिया मोमो ने अपने हाथों से बचाया था। मैंने डिम लाइट का फायदा उठाकर ची किंगचेंग की तरफ देखा। वो आंखें बंद करके आराम कर रही थी। उसका वो कातिलाना और खूबसूरत चेहरा किसी को भी दीवाना बना दे। पहले मैं शिया मोमो के बहकावे में था। मुझे हमेशा लगता था कि ची किंगचेंग बहुत घमंडी और नखरेबाज है। पर बाद में मुझे समझ आया कि ऐसा नहीं था कि मैं उसके पास नहीं जाना चाहता था, बल्कि मैं उसके करीब जाने से बुरी तरह डरता था। जब हम होटल वापस पहुंचे, अवार्ड शो अभी भी चालू था। जो लोग अवार्ड्स देखकर बोर हो चुके थे, वे पहले ही पार्टी हॉल में जमा हो चुके थे, जहां अमीर घर के बिगड़े नवाबों और हुस्न की परियों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस वक्त वहां का माहौल थोड़ा अजीब लग रहा था। हर कोई जानबूझकर या अनजाने में शिया मोमो की तरफ ही देख रहा था। आखिर उसका पुराना वफादार कुत्ता, जो हमेशा उसकी दुम बना रहता था, अब उसकी सबसे बड़ी जानी दुश्मन के पीछे भाग रहा था। ऊपर से वो दुश्मन ऐसी वैसी नहीं, बल्कि ची किंगचेंग थी, जो उसे हर मामले में दबा कर रखती थी। इसलिए अमीर जादे शिया मोमो के गुस्से के डर से ज्यादा हंसने हंसाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। शिया मोमो खुद अंदर ही अंदर बुरी तरह तिलमिला रही थी। वो सोफे पर टेक लगाए चिढ़ते हुए अपना फोन स्क्रॉल कर रही थी। हॉट सर्च पर मेरा और ची किंग चेंग के किस का वीडियो वायरल हो रहा था। उसने उसे बार बार देखा और जितना देखा उसका मन मुझे जान से मार देने का करने लगा। उसने फोन एक तरफ पटका और अपने बगल में बैठी सहेली से रूखेपन से बोली, किसी से कहो कि इन हॉट सर्चेस को तुरंत डिलीट करवाए। उसके बगल में बैठी उसकी बेस्ट फ्रेंड सू यान भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स ही देख रही थी। ये सुनकर सू यान हैरान हुई। हटाना क्यों है? तुम्हें लू चेन की बेइज्जती देखकर बुरा तो नहीं लग रहा? शिया मोमो ने अपनी सहेली को घूरते हुए कहा।
उसकी थू थू होते देखकर भला मुझे क्या फायदा मिलेगा? सु यान हल्के से मुस्कुराई। तुम्हारे लिए भले ही ना हो, पर लू यीबो के लिए तो फायदा ही फायदा है। लू चेन का नाम जितना खराब होगा, लू यीबो की इज्जत उतनी ही बढ़ेगी। अगर तुम लू यीबो को पसंद करती हो तो इस आवारा लू चेन की फिक्र क्यों कर रही हो? ये सुनते ही शिया मोमो का चेहरा और उतर गया। ऐसी कोई बात नहीं है। सु यान दंग रह गई। क्या? तुमने कभी नहीं कहा कि तुम लू यीबो को पसंद करती हो? सुयान का दिमाग पूरी तरह घूम गया था। एक मिनट रुको मोमो, तुम्हारा मतलब क्या है? कहीं तुम ये तो नहीं कह रही कि तुम्हें लू चेन पसंद है? शिया मोमो चुप रही, पर उसका चुप रहना ही सबसे बड़ा इशारा था। सुयान ने तुरंत अपनी आवाज धीमी की और पूछा, मोमो, इतने सालों से तुम और लू यीबो इतने करीब रहे हो, और मैंने कभी तुम्हें लू चेन से सीधे मुंह बात करते नहीं देखा। अपनी सहेलियों से पूछ लो, सब यही सोचती हैं कि तुम लू यीबो को चाहती हो। सब उसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड मान चुके हैं, और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें लू चेन पसंद है। वो खुद को ताना मारने से नहीं रोक पाई। तुम कौन सी दुनिया के सपने देख रही हो? शिया मोमो ने उसे घूर कर देखा। तुम्हें खाक पता है? उसने अपनी भौहें सिकाड़ी। क्या इसलिए नहीं क्योंकि लू चेन का एटीट्यूड हमेशा खराब रहता है? मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि लू चेन को उसकी औकात समझ आए। वो ये ना सोचे कि लू परिवार का बड़ा बेटा होने से उसे मेरे सामने नखरे दिखाने का लाइसेंस मिल गया है। शिया मोमो ने रेड वाइन की एक चुस्की ली। उसे अपनी जगह पता होनी चाहिए। उसे मुझे खुश करना सीखना होगा। और तो और, अब तो लूप परिवार ने उसे लात मार दी है। जब वो पाई पाई को मोहताज होगा, तो लौटकर मेरे ही पास आएगा। तब क्या वो मेरे सामने नखरे दिखा पाएगा? इसलिए मैं बस उसे एक बढ़िया सबक सिखा रही हूं। सुयान की आंखें फटी की फटी रह गईं और मुंह खुला का खुला। तो इतने सालों से जो तुम लू यीबो पर लट्टू हो रही थी और लू चेन को दुत्कार रही थी, वो सब सिर्फ उसे पालतू और आज्ञाकारी बनाने का ड्रामा था। तुम तो अव्वल दर्जे की माइंड गेम खेलने वाली औरत निकली। वो इतनी हैरान थी कि उसकी आंखें आसमान की तरफ घूम गई। तो कल तुम लू यीबो के साथ शादी की जिद नहीं करने वाली थी? शिया मोमो ने धीरे से जवाब दिया। मेरा दूल्हा सिर्फ लू चेन ही बन सकता है। सुयान के पास अब बोलने को कुछ नहीं बचा था। काफी देर बाद उसने याद दिलाया, पर मोमो, फिलहाल तो वो तुम्हारे पास नहीं आया। वो तो ची किंगचेंग के पास चला गया है। शिया मोमो अपने हाथ के ग्लास से खेलने लगी। कहीं ऐसा ना हो कि चौबे जी छब्बे जी बनने जाएं और दुबे जी बनकर लौटें, यानी अपना ही बंदा किसी और को गिफ्ट कर बैठो। इसलिए मैं कहती हूं कि अभी तक उसकी सही से ट्रेनिंग नहीं हुई है। अभी पूरा वफादार नहीं बना है। उसने पक्का सुन लिया होगा कि कल मैं लू यीबो को प्रपोज करने वाली हूं। इसलिए उसने लू यीबो को कूटा और ची किंगचेंग के पास भाग गया। उसे लगता है कि ये सब करके वो मेरा फैसला बदल देगा। वो तुच्छता से हंसी। लू चेन के पास दिमाग तो है नहीं। ची किंगचेंग अच्छे से जानती है कि वो मेरे पीछे दुम हिलाता है। क्या ची किंगचेंग उसे घास भी डालेगी? खुद अपनी बेइज्जती कराने गया है। शिया मोमो ने वाइन की एक और चुस्की ली और लापरवाही से बोली, टेंशन मत लो, बहुत जल्द वो घुटनों के बल रेंगता हुआ वापस आएगा। अपना सिर झुकाकर मुझसे भीख मांगेगा। अभी उसने अपनी बात खत्म ही की थी कि पार्टी हॉल के भारी दरवाजे धड़ाम से खुल गए। हॉल में मौजूद लोगों ने बाहर देखा। उनके चेहरे उड़ गए जब कमाल के एटीट्यूड वाली एक औरत अंदर आई, और फिर सबने देखा कि मैं भी उसके पीछे पीछे आ रहा हूं। शिया मोमो अचानक उठकर सीधी बैठ गई और मुझे घूरने लगी। चिकिंग चेंग मुस्कुराई और उसने शिया मोमो पर एक नजर डाली, फिर अपनी 10 उंगलियां मेरी उंगलियों में फंसा ली। हम दोनों एक खाली सोफे पर बैठ गए। अब ची किंगचेंग ने ये जानबूझकर किया या गलती से, पर वो ठीक शिया मोमो के ग्रुप के सामने बैठी थी। दोनों के बीच बस कुछ ही मीटर की दूरी थी। पूरा पार्टी हॉल अचानक सन्नाटे में डूब गया। शिया मोमो ने नखरे वाली आवाज में आवाज लगाई, लू चैन, जल्दी यहां आओ मेरे पास। ची किंग चैंग कातिलाना अंदाज में मुस्कुराई, सोफे की बैकसीट पर टिक गई और प्यार से बोली, वहां जाना चाहते हो क्या? बात करते हुए वो मेरे हाथ से खेल रही थी। मैंने अपना सिर हिलाया और अनजान बनते हुए कहा, मैं इसे नहीं जानता, मैं नहीं जा रहा। ये शब्द वहां खड़े हर एक बंदे के कान में गए, जिसमें शिया मोमो भी शामिल थी।
शिया मोमो गुस्से में लाल हो गई। लू चैन, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूं, चुपचाप यहां चले आओ। ची किंग चेंग की आंखों में एक शरारत चमकी। उसने अपने होंठ भींचे और मेरे कान के पास आकर बोली, लू चेन, तुम साबित करना चाहते थे ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। उनकी गर्म सांसों ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और वो धीरे से फुसफुसाई, तो क्या इस शिया मोमो के ठीक सामने मुझे किस करने की हिम्मत है तुम में? जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, उसने देखा कि मेरी आंखें चमक उठी हैं। ची किंग चेंग को तुरंत कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और बिल्कुल वही हुआ। अगले ही पल, बिना किसी झिझक के, मैंने सीधे उसके होठों को चूम लिया। चारों तरफ से लोगों के ठंडी सांसें खींचने की आवाजें आईं और हॉल एक बार फिर डरावनी खामोशी की चपेट में आ गया। इसकी इतनी हिम्मत! आज के दिन में ये कौन सी बार था? भले ही ये शिया मोमो को चिढ़ाना चाहता हो, पर क्या इसे डर नहीं लगता कि ओवरडोज के चक्कर में शिया मोमो पूरी तरह पागल हो जाएगी? तभी किसी औरत की ताने मारती हंसी कानों में पड़ी। ची किंग चेंग अचानक होश में आई। बड़ी मैडम शिया, तुम करना क्या चाहती हो? ची किंग चेंग ने तिरछी नजर से देखा कि शिया मोमो गुस्से में अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी, शायद हमारी तरफ झपटने के लिए। पर तभी एक दूसरी लड़की ने उसे रोक दिया। जिसने शिया मोमो का रास्ता रोका, वो कोई और नहीं बल्कि ची किंग चेंग की सहेली तांग युआन युआन थी। जब ची किंग चेंग अंदर आई थी, तो वो और उसकी सहेलियों की पलटन पहले पास आना चाहती थी, पर मुझे पीछे आते देख उन्होंने दूर से ही तमाशा देखने का फैसला किया। वो पहले ही सारे हॉट सर्चेस देख चुकी थी और बस अफसोस कर रही थी कि लाइव तमाशा अपनी आंखों से नहीं देख पाई। पर यहां तो साक्षात लाइव परफॉर्मेंस चालू थी। हाँ हाँ, तांग युआन युआन अभी हैरान ही थी कि उसकी नजर शिया मोमो पर पड़ी। फिर क्या था? तांग युआन युआन ने बिना सोचे समझे आगे बढ़कर शिया मोमो का रास्ता रोक दिया। क्या मजाक चल रहा है? क्या उसकी किंगचेंग का बनता हुआ काम ये पागल औरत शिया मोमो बिगाड़ देगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। शिया मोमो ने एक घटिया मुस्कान के साथ कहा। रास्ते से हटो। तांग युआन युआन ने ठंडी सांस ली। तुमने हटने को कहा और मैं हट जाऊं? क्या मेरी कोई अपनी इज्जत नहीं है? शिया मोमो गुस्से में चिल्लाई। मैं आखिरी बार कह रही हूं, रास्ते से हटो। तांग युआन युआन ने अपने कंधे उचकाए। उसके चेहरे पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान थी। मैं नहीं हट रही। उखाड़ लो जो उखाड़ना है। शिया मोमो ने गुस्से में अपनी उंगली सीधे तांग युआन युआन के चेहरे के सामने तान दी। तांग युआन युआन एक कदम पीछे हटी। ये हाथ पैर चलाना बंद करो। मुझे अपने चेहरे पर उंगली देखना सख्त नापसंद है। माहौल अचानक गर्म हो गया और बाकी लोग तो चैन की सांस भी नहीं ले पा रहे थे। अब जाकर मुझे समझ आया कि किंग चेंग जिस सबूत की बात कर रही थी, उसका असली मतलब ये था। उसे यकीन नहीं था कि मैं उससे प्यार करता हूं। उसे लग रहा था कि मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूं। उसे लगा कि मैं शिया मोमो के सामने उसे चूमने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। सोचा नहीं था ना, मुझे तो इससे बेहतर कुछ चाहिए ही नहीं था। ची किंग चेंग ने इस ड्रामे को देखा और शांत आवाज में बोली, बस, बहुत हुआ। कमरा एक सेकंड में श्मशान जैसा शांत हो गया। सैकड़ों आंखें चीरी किंग चेंग की तरफ घूमी और उसकी आवाज बेहद बर्फीली थी। मेरे इलाके को गंदा मत करो। बाकी लोगों पर तो जैसे ठंडा पानी पड़ गया। आखिर ये ची परिवार काका था और यहां पंगा लेने का मतलब था खुद की बर्बादी को दावत देना। किसी ने शिया मोमो की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि अब आगे क्या करना है। शिया मोमो की नजरें मुझ पर टिकी हुई थीं, एकदम फिक्स। सू यान को अचानक एक आइडिया आया और वो मुझ पर चिल्लाई, लू चैन, तुम्हें दिख नहीं रहा कि कोई मोमो को परेशान कर रहा है? तुम जल्दी आकर उसकी हेल्प क्यों नहीं करते? सबने एक साथ मेरी तरफ देखा, यहां तक कि ची किंगचेंग ने भी। बहुत हुआ। क्या तुम सचमुच इतने लोगों के सामने तमाशा बनाना चाहते हो? मैंने अपना सिर झुका लिया, जैसे मैंने सुयान की बात सुनी ही न हो। चिकिंगचेंग ने अपने होंठ भींचे। क्या उसकी कही बातें मेरे चोर दिल पर चोट कर रही थीं? शिया मोमो का सब्र अब जवाब दे चुका था। जब से लू चेन ने हॉल में कदम रखा था, उसने उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। वो पहले कभी ऐसा नहीं था। पास्ट में जब भी वो आस पास होती, उसकी नजरें सिर्फ उसी पर टिकी रहती थी। उसे अचानक घबराहट होने लगी।
जैसे कुछ उसके हाथ से फिसलता जा रहा हो। शिया मोमो ने दांत भींचे और बोली, लू चैन, तुम्हारी नौटंकी खत्म हो गई हो तो यहां आओ। मैं आज की इस हरकत को माफ करने के बारे में सोच सकती हूँ। उसके इस एहसान जताने वाले लहजे को सुनकर मैंने अपना सिर उठाया। आज रात ये पहली बार था जब मैंने उसकी तरफ देखा था। 2 सेकंड देखने के बाद मैं खड़ा हुआ और शिया मोमो की तरफ बढ़ने लगा। शिया मोमो की आंखों का गुस्सा गायब हो गया। उसकी जगह एक घमंडी मुस्कान आ गई। मुझे पता था लू चैन ये सब सिर्फ मुझे जलाने और उकसाने के लिए कर रहा था। बाकी लोग एक दूसरे को देखने लगे। कोई कुछ नहीं बोला। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, उन्होंने खुद ब खुद मेरे लिए रास्ता छोड़ दिया। तांग युवान युवान इसके उलट थोड़ी हिचकिचाई। शिया मोमो ने ताना मारा, ये लू चेन की खुद की चॉइस है कि वो यहां आ रहा है। मेरे पास उसे रोकने की कोई वजह नहीं है। उसने शिया मोमो को गुस्से से देखा, बेबसी से अपना सिर हिलाया और एक तरफ हट गई। मर्दों का टेस्ट सचमुच घटिया होता है। भला किंग चेंग इस शिया खानदान की लड़की से किस मामले में कम है? चीक किंग चेंग का मुंह थोड़ा फूल गया। उसने अपने होंठ बंद किए और अपनी नजरें फेर लीं। वो देखना नहीं चाहती थी। उसके पैर फर्श पर हल्के से थपथपा रहे थे। वो मुझे वापस खींचने की अपनी इच्छा को दबा रही थी। मैंने बस एक छोटी सी कड़वी बात क्या कह दी, तुमने मुझे तेवर दिखा दिए और वो तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी कर रही है, फिर भी तुम दुम हिलाते हुए उसके पास जा रहे हो। महामूर्ख। इतने सालों में मुझे इसकी आदत हो जानी चाहिए थी। बस आज लू चेन का ड्रामा इतना परफेक्ट था कि मैं थोड़ी बहक गई और मुझे थोड़ी खुशी भी हुई कि चलो आखिरकार उसने मुझे देखा। खैर जो भी हो, समझो ये आखिरी बार था जब मैंने इसकी मदद की। ची किंगचेंग अकेले ही उठ खड़ी हुई। उसने मेरी तरफ देखना बंद कर दिया और बाहर जाने के लिए मुड़ गई। जैसे ही उसने 2 कदम बढ़ाए, पीछे से एक आवाज गूंजी, तेरी की, क्या ये सच है? और साथ ही शिया मोमो की हैरान कर देने वाली आवाज आई। उसने देखा कि शिया मोमो मेरी शक्ल पर उंगली उठाकर यकीन न करते हुए पूछ रही थी, हिम्मत है तो दोबारा बोलकर दिखा। मैं 100 बार बोलूंगा, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। तुम्हारी शक्ल देखना भी मुझे गवारा नहीं है। मैंने अपना सिर घुमाया। ची किंगचेंग को देखकर एक शानदार स्माइल दी और पूछा, क्या यही शिया मोमो है? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे ये फूटी आंख नहीं सुहाती। इससे कहो कि बकवास बंद करे। किंगचेंग, क्या मैंने सही कहा? ची किंगचेंग का दिल एक पल के लिए रुक गया। क्या सचमुच इस लूचेन की याददाश्त चली गई है? उसे खामोश देखकर मैंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। एक नया प्लान बनाकर मैंने बहुत कमजोर होने का नाटक किया और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। अरे यार, मेरे पैर में भयंकर क्रैम्प आ गया है। किंग जेंग, जल्दी आओ और मुझे थोड़ा सहारा दो। पूरा हॉल सन्नाटे की चादर ओढ़े हुए था। ची किंगचेंग ने कुछ सेकंड चुपचाप मुझे देखा, फिर वो मेरी तरफ बढ़ी। सबकी नजरों के सामने वो मेरे आगे आकर खड़ी हो गई। बिना एक शब्द बोले उसने मेरा हाथ उठाकर अपने कंधे पर रख लिया। उसने मुझे सहारा दिया और मैंने चमकती आंखों से उसकी तरफ देखा। मेरे चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान थी। शिया मोमो ने दांत पीसे, अपना सिर उठाया और हम दोनों को गुस्से से घूरते हुए बोली, ची किंग चेंग, तुम लू चेन को कहां ले जा रही हो? वो मेरा बंदा है। उसे कोई बुरा अंदेशा हो रहा था। अगर उसने ची किंग चेंग को लू चेन को ले जाने दिया तो वो उसे हमेशा के लिए खो देगी। ची किंग चेंग ने बस अपना सिर घुमाकर उसे देखा। उसकी आंखों की बर्फ पिघल चुकी थी और होठों पर एक जीत की मुस्कान थी। अब से ये मेरा बंदा है। लू चेन खुद अपनी मर्जी से मेरे पास आया है, तो अब चाहे उसकी याददाश्त गई हो या वो मेरा इस्तेमाल कर रहा हो, उसके पास पीछे हटने का कोई चांस नहीं है। ची किंग चेंग फूलों की तरह खिलखिला उठी। मुझे सहारा देकर वो मेरे साथ आगे बढ़ी और हम सीधे वहां से बाहर निकल गए। कार में बैठने के बाद मैं खुद को उसके करीब जाने से नहीं रोक पाया। ची किंग चेंग ने फिर मुझ पर एक ठंडा डायलॉग मारा, सीधे बैठो। मेरे होंठ थोड़े सिकुड़े। क्या किंगचेंग को मेरा गले लगाना पसंद नहीं है? किंगचेंग अब मेरे साथ बहुत बेरुखी दिखा रही है। बुरी लड़की। ची किंगचेंग कार की सीट से सट गई और बेपरवाही से पूछा,
क्या तुम पहले शिया मोमो से भी ऐसे ही चिपकते थे, जैसे शरीर में कोई हड्डी ही ना हो? हमेशा दूसरों पर बोझ बनने का शौक है क्या? मैंने अपनी भौहें सिकाड़ी और धीमी आवाज में बुदबुदाया। तुम बार बार उसी का नाम क्यों ले रही हो? ची किंगचेंग ने तुरंत अपना मुंह खिड़की की तरफ घुमा लिया, जैसे वो आगे कुछ बोलना ही नहीं चाहती थी, मानो उसे शिया मोमो का नाम लेने का बहुत शौक हो। तुमने इतने सालों तक शिया मोमो को पसंद किया है, क्या सचमुच उसे ऐसे एक झटके में भूल सकते हो? हॉस्पिटल पहुंचकर ची किंगचेंग ने डॉक्टरों से मेरा पूरा बॉडी चेकअप करने को कहा, यहां तक कि मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट को भी शामिल कर लिया। मैं बिल्कुल चुप रहा। अगर इस चेकअप से मेरी किंगचैंग का दिल शांत होता है तो करवा लो जो करवाना है। बाकी सारे डिपार्टमेंट तो ठीक थे, पर जब मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट में डायग्नोसिस की बारी आई तो मुझे कई सवालों के जवाब देने पड़े। डॉक्टर ने जो भी पूछा मैंने हमेशा यही कहा कि मुझे नहीं पता। बस जब ची किंगचैंग के बारे में पूछा तो मेरी आंखें चमक उठी। पूरा चेकअप करने के बाद डॉक्टर का मूड भी बड़ा अजीब था। आखिरकार उसने डायग्नोसिस पेपर पर कुछ शब्द लिखे और बाहर इंतजार कर रही ची किंगचेंग को सौंप दिए। उसने एक अजीब सी मुस्कान के साथ वो पर्चा उसके हाथ में थमाया और कहा, किंगचेंग, फिक्र मत करो, इसका दिमाग एकदम टकाटक है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, बस इसे एक छोटी सी बीमारी हुई है। मैं डॉक्टर के पीछे पीछे आ रहा था। तो क्या ये डॉक्टर और ची किंगचेंग एक दूसरे को पहले से जानते थे? डॉक्टर ने मुड़कर मुझे देखा, मुस्कुराया, फिर वापस ची किंगचेंग से बोला, अंकल अभी थोड़े बिजी हैं, तुम दोनों यहां आराम से बैठो। मैंने झट से थैंक यू कहा, शुक्रिया डॉक्टर साहब। उनके वापस केबिन में जाने का इंतजार करने के बाद मैं ची किंगचेंग के सामने आया और मासूम नजरों से पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? ची किंगचेंग ने डायग्नोसिस पर्चे पर नजर डाली और एक अजीब से चेहरे के साथ वो पेपर मुझे थमा दिया। खुद ही देख लो। मैंने उसे लिया और सबसे नीचे लिखी डायग्नोसिस की लाइन पर मेरी नजर पड़ी। शारीरिक और मानसिक जांच में कोई बीमारी नहीं पाई गई है। लव लाइफ के चक्कर में थोड़े इमोशनल हैं, बाकी दिमाग एकदम सही है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ। इसका क्या मतलब है? चीकिंग चेंग ने ठंडी सांस ली। इसका मतलब है कि तुम्हें इश्क की बीमारी हुई है। मैंने सिर हिलाया। मेरे चेहरे पर पूरी खुशी साफ दिख रही थी। इस डॉक्टर ने मर्ज बिल्कुल सही पकड़ा था। चिकिंग चेंग का दिमाग पूरी तरह घूम चुका था। वो शुरू से लेकर अब तक की सारी बातें सोच रही थी। इसके शरीर में वाकई कोई गड़बड़ नहीं थी। अगर ये जानबूझकर नाटक करके मेरे करीब आ रहा है तो आखिर इस लू चेन का असली मकसद क्या है? अगर ये शिया मोमो की वजह से नहीं है तो ऐसी कौन सी बात है जो लू चेन को सब कुछ दांव पर लगाकर उस लड़की के पास खींच लाई जिससे वो नफरत करता था? और अगर ये नाटक नहीं है तो क्या कोई इंसान सचमुच सिर्फ एक दिन में इतना बदल सकता है? ची किंगचेंग खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपना हाथ उठाकर मेरे सिर को छुआ, 2 बार टटोला पर वहां कोई चोट का निशान नहीं मिला। उसने शक की नजरों से पूछा, आज सुबह लिफ्ट में आते वक्त तुम्हारा सिर लिफ्ट के दरवाजे के बीच तो नहीं फंस गया था? मैंने एकदम ब्लैंक चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखा। तुम चाहो तो थोड़ा और साफ साफ ताना मार सकती हो। मैंने बेबसी से अपना मुंह खोला और पूछा, तुम इस बात को मानने से इनकार क्यों कर रही हो कि मैं सचमुच तुम्हें पसंद करता हूं? ची किंगचेंग ने मुझे हाथ के इशारे से पास बुलाया। अपनी आंखें मेरी आंखों के सामने लाकर बोली, तुम खुद बताओ, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो क्या तुम भरोसा करते? बात तो सही है, पहले तो मुझे भी यकीन नहीं होता था। ची किंगचेंग सच में मुझसे प्यार करती थी, जब तक कि वो आग वाला हादसा नहीं हुआ था। मैंने अपना चेहरा सीरियस बनाया और कहा, सच तो ये है कि मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता आया हूं। ये आज की कोई अचानक उठी चिंगारी नहीं है, हमेशा से। ची किंगचेंग की पलकें थोड़ी झपकी। वो थोड़ी उलझन में दिखी। इस हमेशा का क्या मतलब है? मैंने प्यार और सच्चाई से अपनी बात जारी रखी। बात बस इतनी है कि पहले मेरी तुम्हारे करीब आने की हिम्मत नहीं होती थी। तुम इतनी परफेक्ट हो, पर तुम हमेशा मेरे साथ रूठी रहती थी। मुझे हमेशा लगता था कि मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूं। मेरी आवाज में थोड़ी मायूसी साफ छलक रही थी। ची किंगचेंग ने भौहें सिकाड़ी। उसे गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। लू चैन, यहां बेचारे बनने का नाटक मत करो।
साफ बात तो ये है कि तेवर हमेशा तुम मुझे दिखाते थे। मैंने अपनी बात को सही ठहराते हुए कहा, तो वो इसलिए क्योंकि मुझे वो प्यार नहीं मिल पा रहा था जो मैं चाहता था, तो वो नफरत में बदल गया। ची किंगचेंग ने अपने दांत और भींचे। ये चिकनी चुपड़ी बातें काम नहीं आएंगी। टॉपिक बदलने की कोशिश मत करो। मेरे होंठ थोड़े से कुड़े। क्या तुम मुझे एक बार भी जीतने नहीं दे सकती? मैं यहाँ पूरे होश ओ हवास में सीरियस होकर अपने प्यार का इकरार कर रहा हूं। ची किंगचेंग एक पल के लिए शांत हो गई। अपने दिल की चिढ़ को दबाते हुए वो मुड़ी और सीधे आगे बढ़ गई। मैंने उसकी जाती हुई पीठ को देखा और अपनी जगह पर बिना हिले डुले खड़ा रहा। जब देखा कि उसका रुकने का कोई इरादा नहीं है, तो मैंने मुंह खोला और आवाज दी, किंग चेंग। ची किंग चेंग रुकी और अपना सिर घुमाकर मुझे देखा। मैंने अपनी आंखें मटकाई, आवाज को थोड़ा लाडला बनाया, किंग चेंग, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। सुनते ही ची किंग चेंग समझ गई कि मैं फिर से नौटंकी पर उतर आया हूं। वो हल्के से हंसी, तो वहीं खड़े रहो और मत हिलो, तुम्हारी मर्जी, जाओ या रुको। इतना कहकर उसने अपना मुंह घुमाया और आगे बढ़ने लगी। मैं बिना एक भी शब्द बोले चुपचाप वहीं खड़ा रहा। ची किंगचेंग लिफ्ट के दरवाजे तक पहुंचने ही वाली थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद की, बिना सोचे समझे पीछे मुड़ी और वापस आई। दांत भींचते हुए उसने मेरे कान के पास फुसफुसाया, लू चैन, पिछले जन्म में पक्का मैंने तुम्हारा कोई कर्ज खाया होगा। मैं धीरे से हंसा, अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, उसके गाल के पास जाकर हल्का सा टच किया और धीरे से बोला, नहीं, कर्जदार तो मैं हूं तुम्हारा, मेरी किंग चेंग। ची किंग चेंग के दिल की सारी चिढ़ गायब हो गई। उसने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा, तुम कर्जदार हो तो क्या तुम्हें मुझे अपनी पीठ पर नहीं उठाना चाहिए? कभी किसी ऐसे देनदार को देखा है जो लेनदार के सामने ही इतने नखरे दिखाता हो? मैंने बड़े गंभीर होकर जवाब दिया, आमतौर पर देखा जाए तो लेनदार के लिए पैसा वसूलना इतना आसान नहीं होता। कर्ज जितना बड़ा हो, उसे निकालना उतना ही मुश्किल होता है। इसलिए लेनदार को देनदार को मक्खन लगाना पड़ता है, ताकि धीरे धीरे सारा हिसाब चुकता हो सके। ची किंगचेंग मुस्कुराई, तुम्हारे पास बहानों की कोई कमी नहीं है ना? मैंने फिर उसके कान के पास अपना मुंह लाया और धीरे से कहा, मुझ पर तुम्हारा बहुत बड़ा कर्ज है, इसलिए तुम्हें जिंदगी भर मेरे साथ रहना होगा। इस तरह मेरे पास चुकाने के लिए पूरी लाइफ होगी। किंगचेंग, क्या ये मंजूर है? पूरी जिंदगी? हम दोनों लिफ्ट के अंदर चले गए। उसने अपनी आंखें उठाकर मुझे गहराई से देखा। लू चैन, तुम्हें पता भी है कि पूरी जिंदगी का मतलब क्या होता है? बिल्कुल पता है। मैंने अपनी 10 उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसा ली। एक एक शब्द साफ बोलते हुए कहा, पूरी जिंदगी का मतलब है कभी एक दूसरे का साथ न छोड़ना, कभी जुदा न होना, साथ में बूढ़े होना। ची किंग चेंग और मैं फिलहाल एक ही अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हैं। वो ऊपर वाले फ्लोर पर रहती है और मैं नीचे वाले फ्लोर पर। लू परिवार से निकाले जाने के बाद मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, तो तांगी ने मेरे लिए ये अपार्टमेंट किराए पर लिया था। बहुत बाद में मुझे पता चला कि ये अपार्टमेंट असल में ची किंगचेंग का ही था और उसने चुपके से किसी से कहकर तांगी को ये सस्ते दाम में दिलवाया था। ची किंगचेंग मुझे घर वापस ले आई। क्या तुम सचमुच मुझे अपने घर में रुकने नहीं दोगी? ची किंगचेंग ने मुझे एक लुक दिया। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपनी लिमिट में रहो। मैंने एक ठंडी सांस भरी और अपने घर की तरफ बढ़ते हुए हर एक कदम पर 3 बार मुड़ मुड़कर उसे देखा। ची किंगचेंग लिफ्ट के पास खड़ी होकर बड़े एटीट्यूड वाले चेहरे से मुझे देख रही थी। मेरा मन अपने घर के अंदर जाने का बिल्कुल नहीं था। जब उसे पक्का हो गया कि मैंने दरवाजा बंद कर लिया है, तो ची किंगचेंग के चेहरे का वो एटीट्यूड पल भर में खुशी में बदल गया। उसके होंठों पर एक स्माइल आई, जिसे उसने तुरंत छुपा लिया। आज की रात सचमुच बहुत ज्यादा एक्साइटिंग थी। इमोशंस का रोलर कोस्टर चल रहा था। अब तक लू चेन के कहे वो शब्द जो उसने लिफ्ट में कहे थे, कभी एक दूसरे का साथ न छोड़ना, साथ में बूढ़े होना, उसके कानों में गूंज रहे थे, पर उसे यह सब एक सपना लग रहा था। कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? उसे अंदाजा भी नहीं था कि मेरी हरकतों और मेरी बातों ने उसके बरसों से दबे हुए प्यार में अचानक आग लगा दी थी। भगवान ही जानता है कि उसने खुद को लुचेन को अपने साथ घर ले जाने की इच्छा से रोकने के लिए
कितना कंट्रोल किया था। ची किंग चेंग ने आखिरकार मेरे बंद दरवाजे पर एक नजर डाली, ऊपर अपने फ्लोर पर जाने के लिए मुड़ी और बाथरूम में जाकर मुंह धोने लगी। अचानक ची किंगचेंग के हाथ के पिछले हिस्से में एक अजीब सा चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। वो चीखने ही वाली थी और उसके हाथ से कुल्ला करने वाला ग्लास छूटते छूटते बचा। उसने अपना हाथ उठाकर देखा। उसकी स्किन पर कोई निशान नहीं था, पर वो दर्द पूरी तरह रियल था। ची किंगचेंग ने नल बंद किया, मुड़ी और बाथरूम से बाहर आ गई। वो सोफे पर बैठ गई, अपने हाथ को ऊपर उठाकर देखने लगी। दर्द अब धीरे धीरे कम हो रहा था। ची किंगचेंग ने सोफे पर टेक लगाकर आंखें बंद कर ली और ठीक उसी वक्त उसके घर की डोरबेल बजी। उसने अपनी आंखें खोली और बस एक नजर में ही उसे डोरबेल की स्क्रीन पर वो नौटंकी चेहरा दिखाई दे गया। ची किंगचेंग ने बेबसी से एक ठंडी सांस ली। लू चैन, क्या तुम मुझे एक पल की भी शांति नहीं दे सकते? फिर वो खुद पर ही हंस पड़ी। छोड़ो यार, क्या मैं खुद भी उसके आने का इंतजार नहीं कर रही थी? ची किंगचेंग दरवाजा खोलने आगे बढ़ी और लाचार आवाज में बोली, लू चैन, तुम्हें पता भी है कि इस वक्त टाइम क्या हो रहा है? उसने देखा कि मैं अभी भी वही पहले वाले कपड़े पहने हुए था। वो सोचने लगी कि लौटने के बाद से मैं आखिर कर क्या रहा था। मैं दरवाजे पर खड़ा था, मासूमियत से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, किंगचेंग, मियाओ मियाओ ने मेरे हाथ पर नोच लिया है। मेरे हाथ पर वो खरोंच बिल्कुल साफ दिख रही थी। चिकिंगचेंग ने मेरे घाव को गौर से देखा। उसके दिल की धड़कन पल भर के लिए थम गई। क्या ये ठीक वही जगह नहीं थी जहां उसे अभी कुछ देर पहले दर्द महसूस हुआ था? इतना बड़ा इत्तेफाक! वो होश में आई और मुझसे पूछा, क्या तुमने इस पर कुछ लगाया? मैंने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता क्या लगाते हैं। चिकिंग चेंग ने अपनी भौहें सिकाड़ी। तुम खुद बिल्ली पालते हो और तुम्हें घाव साफ करना तक नहीं आता? हाँ, मियाओ मियाओ मेरी ही बिल्ली है। मैं उसे 4 साल से पाल रहा हूं। जब मैंने लू परिवार छोड़ा तो मैं सिर्फ उसे ही अपने साथ लाया था। मैंने इसे बहुत नॉर्मल बात मानकर जवाब दिया, पर बिल्ली ने मुझे पहले कभी नहीं नोचा। तो मुझे इस बारे में ना पता होना बिल्कुल नॉर्मल है ना? ची किंगचेंग का मुझसे बहस करने का मूड नहीं था। उसने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे कमरे के अंदर खींच लिया। मेरी आंखों की गहराइयों में एक शरारती मुस्कान दौड़ गई। ची किंगचेंग ने अचानक अपना सिर पीछे घुमाया। मैंने तुरंत आंखें मटकाईं और फिर से मासूम बन गया। क्या हुआ? मेरी एक्टिंग सचमुच दमदार थी। ची किंगचेंग मन ही मन चिढ़ती हुई मुझे किचन में ले गई। नल चालू किया, मेरा हाथ पकड़ा और बहते पानी के नीचे रख दिया ताकि साफ पानी से घाव धुल जाए। मैं थोड़ा पीछे हटा। पानी लगते ही घाव में तेज जलन होने लगी थी। मेरा हाथ थामे हुए ची किंगचेंग का हाथ भी थोड़ा सा कांप गया। उसे फिर से एक अजीब सा अंदेशा हुआ, क्योंकि इस वक्त उसके अपने हाथ के पिछले हिस्से पर भी हल्का सा दर्द हो रहा था। वो गौर से मेरे घाव को देखने लगी। घाव ज्यादा गहरा नहीं था, बस थोड़ी सी स्किन फटी थी और हल्का सा खून निकल रहा था। इन अजीब ख्यालों को दबाने के लिए एक शांत सांस लेते हुए ची किंगचेंग बोली, मैं अभी किसी को फोन करके तुम्हारे लिए रेबीज का इंजेक्शन मंगवाती हूँ। अच्छा, मैंने सिर हिला दिया। हम दोनों इस वक्त एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। मैंने अपना सिर थोड़ा झुकाया तो मुझे उसका छोटा सा चेहरा दिखा जिसकी भौहें तनी हुई थीं। मैंने उसकी उन तनी हुई भौहों को देखा और मेरा दिल जोर से धड़क उठा। ऐसे लगातार देखे जाने से ची किंगचेंग को थोड़ा अजीब लगा, तो उसने नॉर्मल दिखने के लिए अपने कपड़े ठीक किए। मैंने उसे देखा और बुदबुदाया, कंजूस कहीं की। चीच किंगचेंग कुछ देर शांत रही। फिर उसने उत्सुकता से मुझसे पूछा, तुम्हारी बिल्ली ने तुम्हें नोचा क्यों? तुम उसे इतने सालों से पाल रहे हो, तो अचानक उसने ऐसा क्यों किया? और तो और, इस बिल्ली को डॉक्टर के पास ले जाकर नसबंदी भी मैंने ही कराई थी। मैंने दबी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि घर में कोई भूत वूत आ गया है। ची किंगचेंग पूरी तरह निशब्द हो गई। ये लू चैन दिन ब दिन और ज्यादा नौटंकी होता जा रहा है, कुछ भी बहाने बना रहा है। मैंने पूरी गंभीरता से उसकी तरफ देखते हुए अपनी बात जारी रखी। शायद बिल्ली ने उस भूत को देख लिया, इसलिए वो पागल हो गई। इसी वजह से मेरी अब अपने घर वापस जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। सच में
वो इस वक्त बहुत खतरनाक मोड में है। मुझे देखते ही हमला कर देती है। मुझे सचमुच अंदर से थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था, जैसे मियाओ मियाओ ने वाकई मेरे अंदर के इस बड़े बदलाव को भांप लिया हो। ची किंगचेंग चुपचाप खड़ी मेरी ये मनगढ़ंत कहानियां सुनती रही। मैंने उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। तो क्या मैं आज रात तुम्हारे यहां रुक सकता हूं? ची किंगचेंग मेरे और करीब आई। लू चैन, मुझे आज पहली बार पता चल रहा है कि तुम इतने बड़े ढीठ हो, मैंने कसम खाते हुए कहा। मैंने जो कुछ भी कहा वो 100% सच है। अगर यकीन नहीं है तो मेरे साथ नीचे चलकर खुद देख लो। चिकिंग चेंग ने कुछ सेकंड मुझे देखा, फिर उसे अचानक उस अजीब से दर्द का ख्याल आया और उसने सिर हिलाया। ठीक है, इतना कहकर वो लिविंग रूम की तरफ बढ़ी। हाथ धुल गया है, पहले इसे सुखा लो, मैं इस पर दवाई लगा देती हूं। उसने मेडिकल बॉक्स निकाला, मेरा हाथ पकड़ा और कॉटन स्वाब को बीटाडिन में डुबोकर घाव पर लगाने लगी। जैसे ही दवाई लगी, हाथ पर एक तेज चुभन वाला दर्द हुआ। कॉटन स्वाब पकड़े हुए ची किंगचेंग का हाथ वहीं के वहीं रुक गया। मेरे दर्द को महसूस करने का उसका ये एहसास अब और भी साफ होता जा रहा था। उसने अपनी आंखें उठाई और मेरी तरफ देखा। क्या दर्द हो रहा है? मैंने सिर हिलाया और कहा, बस थोड़ा सा। ची किंगचेंग को अच्छे से पता था कि दर्द बस थोड़ा सा ही था। उसने एक गहरी सांस ली और कॉटन स्वाब को डस्टबिन में फेंक दिया। चलो तुम्हारे घर चलकर देखते हैं क्या सीन है। जब हम नीचे मेरे घर के दरवाजे पर पहुंचे तो मैं डर कर पीछे हट गया। ची किंगचेंग के पीछे। ची किंगचेंग ने बेबसी से मेरी तरफ देखा और बोली, ये तुम्हारा खुद का घर है, तुम किससे छुप रहे हो? मेरी नजरें उलझी हुई थी। वो बिल्ली सच में बहुत खूंखार हो गई थी। अभी जब मैं घर आया तो मियाओ मियाओ सोफे पर गोलू मोलू सा फर का गोला बनकर सो रहा था। मैं उसके बगल में बैठ गया और कुछ देर उसे बिना कुछ सोचे देखता रहा। मेरी उंगलियां धीरे से उसके गोल सिर को सहलाने लगी। उसे देखे हुए एक बहुत लंबा जमाना हो गया था। मेरी पिछली जिंदगी में उस आगजनी के दौरान मियाओ मियाओ वक्त पर बाहर नहीं निकल पाया था। अचानक वो जाग गया। पहले तो उसने अपना सिर मेरी हथेली से रगड़ा और जैसे ही वो मुझ पर कूदने वाला था, उसकी गोल आंखें अचानक फैल गईं। उसके सारे बाल खड़े हो गए और वो फुफकारते हुए गुर्राने लगा। मैं वक्त रहते अपना हाथ पीछे नहीं खींच पाया और उसने मुझे खरोंच मार दी, जिससे घाव हो गया। मैं हड़बड़ी में खड़ा हुआ और पीछे हटा। मियाओ मियाओ ने अपनी पीठ उचकाई और मुझे गुस्से से घूरने लगा। ये देखकर कि वो मुझ पर झपट कर काटने वाला है, मैं अपनी जान बचाकर सीधा ऊपर ची किंगचेंग के घर की तरफ भागा। उस वक्त दरवाजा खुला था और अंदर की लाइटें चालू थीं। ची किंगचेंग ने देखा कि मेरी हालत झूठ बोलने जैसी नहीं लग रही है, तो वो कदम बढ़ाकर लिविंग रूम में आ गई। जैसे ही उसने मेन डोर पार किया, उसे लिविंग रूम में वो छोटी बिल्ली दिखी। वो फर्श पर गोल गोल घूमकर कूद फांद कर रही थी। ची किंगचेंग ने हैरान होकर अपना सिर घुमाया और मुझे देखा। यही है वो, बहुत खूंखार, जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। जैसे ही मैं कुछ बोलने वाला था, मियाओ मियाओ ने आवाज सुनी और इधर देखा। जो बिल्ली अभी मजे से खेल रही थी, उसने अचानक अपने बाल खड़े कर लिए, पीठ सिकोड़ी, दांत दिखाए और मुझ पर झपट पड़ने को तैयार हो गई। मैंने बिना सोचे समझे उसका छोटा सा हाथ कसकर पकड़ लिया, जबकि ची किंगचेंग कुदरती तौर पर मेरे आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई। मैंने बेबसी से कहा, देखा, बिल्कुल यही बात है। मियाओ मियाओ झपटने की पोजीशन में आ गया। ची किंगचेंग ने मुझे पीछे खींचा और अपनी कड़क आवाज में डांटा, मियाओ मियाओ, रुक जाओ। मैंने ची किंगचेंग का हाथ कसकर थामे रखा। यार, ये बिल्ली है, क्या ये तुम्हारी बात समझेगी? हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। कल मैं किसी से कहकर इसे हॉस्पिटल चेकअप के लिए भिजवा दूंगा। ठीक इसी पल मियाओ मियाओ ने ची किंगचेंग की तरफ देखा और पल भर के लिए सुन्न हो गया। फिर उसकी आंखों का गुस्सा गायब हो गया। खड़े बाल तुरंत बैठ गए और वो फिर से सीधा साधा बन गया। ऐसा लगा जैसे उसने अपना कोई बिछड़ा हुआ रिश्तेदार देख लिया हो। वो ची किंगचेंग के पैरों से लिपट कर म्याऊं म्याऊं करने लगा, बिल्कुल नखरे दिखाते हुए लाड लड़ा रहा हो। ची किंगचेंग को लगा कि इसकी हरकतें काफी हद तक मुझसे मिलती जुलती हैं। वो हल्के से मुस्कुराई और उसकी आवाज थोड़ी नरम हो गई। मुझे तो लगता है ये तुमसे ज्यादा शरीफ है। मेरे चेहरे पर 12 बज गए और मैंने चिढ़कर कहा, ये नम का हराम मियाओ मियाओ,
मैंने अकेले इसके नखरे उठाए, इसे पाल पोस कर बड़ा किया, और ये ऐसा कर रहा है। चिकिंग चेंग के होठों पर मुस्कान आ गई। अच्छा, पहले मेरा हाथ तो छोड़ो। पर मैंने उसका छोटा सा हाथ कसकर पकड़े रखा, छोड़ने से साफ मना कर दिया। चिकिंग चेंग ने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया और मैंने उसके पास जाकर उसके गाल पर एक प्यारा सा किस कर लिया और फिर जाकर अपना हाथ हटाया। चिकिंग चेंग के दिल में पल भर के लिए थोड़ी मायूसी और अधूरापन आया। उसने सोचा, इस बुद्धू चेन भाई ने फिर से मुझे चुपके से किस कर लिया। चिकिंग चेंग नीचे झुकी, अपने पैरों से लिपटी उस बिल्ली को जमीन से उठाया, सोफे पर बैठी और उसे अपनी गोद में रख लिया। उसकी उंगलियां म्याओ म्याओ के सिर को सहलाने लगीं और वो नीचे देखते हुए बारीकी से जांच करने लगी कि कहीं इसे कोई दिक्कत तो नहीं है। मियाओ मियाओ उसकी गोद में बड़े आराम से दुबक गया, एकदम आज्ञाकारी बच्चे की तरह शांत होकर खुद को सहलाने और चेक करने दे रहा था। मैं एक तरफ खड़ा था। जब देखा कि मियाओ मियाओ अब सुधर गया है, तो मैंने उसकी तरफ बढ़ने की सोची। मगर किस्मत देखो, अभी मैंने 3 कदम भी नहीं बढ़ाए थे कि मियाओ मियाओ ने झटके से सिर उठाया, दांत निकाले और मुझ पर गुर्राने लगा। मैं वहीं का वहीं जम गया। चिकिंग चेंग ने त्योरियां चढ़ाई और मियाओ मियाओ के सिर पर हल्के से थपकी दी। तुम किसके सामने अपना गुस्सा दिखा रहे हो? मियाओ मियाओ फिर से मियाऊं बोला और थोड़ा दुबक गया, लेकिन उसकी आंखें लगातार मुझे घूरती रहीं, बिल्कुल दुश्मनों की तरह। उस वक्त चिकिंग चेंग को पूरा यकीन हो गया कि उसके सामने खड़ा ये बंदा सच में उसका चेन भाई ही है। वह शर्माई और उसने दबी नजरों से मुझे देखा। चेन भाई, अब यहां हमारे अलावा कोई नहीं है। क्या मैं उसकी बातों का छुपा हुआ इशारा नहीं समझ रहा था? ची किंग चेंग धीरे धीरे मेरे करीब आई। एक भारी और मदहोश आवाज में उसने पूछा, क्या तुम अभी भी किस करना चाहते हो? उसकी सांसें मेरे चेहरे को छू रही थीं। जब वो बोल रही थी, उसके होंठ मेरे होठों के बेहद करीब थे, बिल्कुल छूने ही वाले थे। मेरी सांसें जैसे थम सी गईं क्योंकि मैं उसकी आंखों में वो फिक्र और संजीदगी देख पा रहा था। ये नजरें मेरे लिए बहुत जानी पहचानी थी। मेरी पिछली जिंदगी में भी उसने मुझे इसी तरह देखा था। उस दिन के बाद वो वीडियो लीक हो गया था। ठीक उसी वक्त जब सब लोग मेरे और ची किंगचेंग के रिश्ते को लेकर कयास लगा रहे थे, किसी ने अफवाह उड़ा दी कि ची किंगचेंग की सगाई होने वाली है, वो भी देश की कैपिटल के सूतब परिवार के दूसरे छोटे नवाब के साथ। दोनों परिवारों में पिछले साल से ही इस पर बात चल रही थी। सू परिवार का वो दूसरा लड़का सू मुहे वेबो पर एक्टिव था और उसने एक लाइन लिखकर इशारा किया था, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। हर कोई समझ गया कि यह तीर सीधे मुझ पर चलाया गया था। पल भर में पूरी दुनिया की नफरत और सोशल मीडिया का गुस्सा मेरी तरफ मुड़ गया। हालांकि उस हॉट सर्च को जल्दी ही हटा दिया गया था और सू मुहे ने भी अपनी पोस्ट डिलीट करके माफी मांग ली थी। चीकिंग चेंग ने खुद वेबो पर आकर सफाई दी थी कि वो खुद मेरे पीछे पड़ी है। उसका और सूमुहे का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मगर उस वक्त कोई भी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। मैं चारों तरफ से लोगों के तानों और भारी दबाव से घिर चुका था। यहां तक कि लू परिवार के माँ बाप का रवैया भी एकदम ठंडा पड़ गया था। शिया मोमो की तो बात ही मत करो। उसकी नजरों में सिर्फ दूरियां और नफरत साफ दिख रही थी। उस दौर में मैं भयंकर दर्द से गुजर रहा था और अपने उस गुस्से को निकालने का कोई जरिया न होने के कारण मैंने वो सारा गुबार चिकिंग चैंग पर निकाल दिया था। उस वक्त भी उसने मुझे बिल्कुल इसी तरह देखा था, पर तब मैंने उसकी इस फिक्र को उसकी चाल समझ लिया था। बहुत वक्त बाद मुझे समझ आया कि उन आंखों की वो जिद और वो नरमी दरअसल वो प्यार था जिसे उसने इतने सालों से छुपा कर रखा था। वो मुझसे बहुत बहुत लंबे समय से मोहब्बत करती थी। चीकिंग चेंग ने मुझे अचानक ख्यालों में खोया देखा तो उसने अपने होंठ सिकोड़ते हुए पूछा, क्या अब तुम्हारा किस करने का मन नहीं है? मैं तुरंत ख्यालों से बाहर आया। मेरे हाथ खुद ब खुद उसे गले लगाने लगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ओह, तो क्या तुम मुझे किस करने वाले हो? उसकी आवाज में एक अनजानी सी हया थी। मैं खुद आगे बढ़कर चेन भाई को मौका दे रही हूं। उसकी इस बात ने मेरे कान तक लाल कर दिए। लेकिन ठीक उसी पल
मुझे अपनी पिछली जिंदगी के हादसे याद आ गए और मुझे लगा कि पहले इस बारे में सब कुछ साफ कर लेना चाहिए। मैंने अपना हाथ उठाया और उसे धीरे से पीछे धकेला। जब उसने हैरानी और थोड़े गुस्से वाले चेहरे से मुझे देखा, तो मैंने सीधे सीधे पूछ लिया, क्या तुम्हारी और सू मुहे की सगाई होने वाली है? ची किंगचेंग सन्नाटे में आ गई। ये सू मुहे कौन है? मैंने मन ही मन खुद को बेबस महसूस किया। असल में पिछली जिंदगी में उसने मुझे एक बार समझाया था। उसका और सुमोहे का कोई चक्कर नहीं था। पहले उसके घर वालों ने बस एक बार मिलने का इंतजाम किया था और उसने तभी उसे साफ मना कर दिया था। बात बस इतनी थी कि आज ची किंगचेंग और मैं हॉट सर्च पर छाए हुए थे। इस वक्त हर कोई हमारे रिश्ते के मजे ले रहा था। भले ही इस बार मुझे किसी ने फंसाया नहीं था, लेकिन पिछली जिंदगी के हिसाब से देखा जाए तो कल सुबह ची किंगचेंग और सू मुहे की सगाई की खबर हॉट सर्च पर टॉप पर होने वाली थी और सू मुहे फिर से पोस्ट डालने वाला था। इसलिए इस बार मुझे यह मामला पहले ही संभालना था। मैं रायता फैलने का इंतजार नहीं कर सकता था। आज के जमाने में लोग कांड होने के बाद की सफाई पर यकीन नहीं करते। मैंने उसे देखते हुए याद दिलाया, सू परिवार का वो दूसरा लड़का सू मुहे, जो इसी साल की शुरुआत में विदेश से लौटा है। क्या तुम दोनों ब्लाइंड डेट पर नहीं गए थे? और तुम अब भी कहती हो कि तुम उसे नहीं जानती। वैसे देखा जाए तो जब ची किंग चेंग और सू मुहे उस ब्लाइंड डेट पर मिले थे, तब मैं इत्तेफाक से वहीं था। वो एक रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम से सू मुहे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बाहर आ रही थी। मैं दूर खड़ा उसे घूर रहा था और मन ही मन कोस रहा था कि ये लड़की मुझे हर जगह क्यों मिल जाती है। ऊपर से एक हैंडसम लड़के के साथ घूम रही है। मुझे सच में बहुत बुरा लगा था। अब जाकर मुझे समझ आ रहा है कि वो दरअसल जलन थी। वो तो ब्लाइंड डेट पर थी और आज देखो, वो ऐसे अनजान बन रही है जैसे उसे पता ही ना हो कि वो कौन था। मैंने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच करना चाहा तो ची किंगचेंग ने मुझे लाड से मनाते हुए कहा, मेरे प्यारे चेन भाई। फिर उसे अचानक याद आया, क्या तुम उस सू द सेकंड की बात कर रहे हो? मेरा दिल खट्टा हो गया। सू द सेकंड? बड़े प्यार से बुला रही हो उसे। उसे तुम सू द सेकंड कहती हो और मुझे पूरे नाम से बुलाती हो। चिकिंग चैंग ने बेबसी से सफाई दी। हर कोई उसे यही बुलाता है। मुझे तो उसका असली नाम तक नहीं पता। अगर मैं उसे ये ना कहूं तो और क्या कहूं? सुमुहे बचपन से विदेश में था और कुछ महीने पहले ही देश लौटा था। इसलिए वो कैपिटल के रईसजादों के ग्रुप में ज्यादा घुला मिला नहीं था। वो उसे सिर्फ एक बार मिली थी, इसलिए उसे उसका नाम याद नहीं था। बस इतना पता था कि सब उसे सूद सेकंड कहते हैं। बोलते बोलते ची किंगचेंग ने अपना गाल मेरी छाती से रगड़ा। उसकी आवाज में हंसी की खनक थी। और हाँ, अगर सूद सेकंड बोलना इतना ही प्यार भरा है, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें आज से लू दाई बुलाऊं? मेरी बोलती बंद हो गई और मैं कोई दलील नहीं दे पाया। लूह दाई सच में बहुत बकवास साउंड कर रहा था। खैर छोड़ो, अब इस पर बहस नहीं करनी। मैंने शक भरी नजरों से पूछा, तो फिर उस ब्लाइंड डेट का क्या माजरा है? चिकिंग चेंग ने मुंह बनाया। क्या सिर्फ एक बार मिलने को ब्लाइंड डेट कहते हैं? उसने आगे बताया, दादी ने मुझे उससे एक बार मिलने को कहा था, लेकिन रेस्टोरेंट पहुंचने से पहले मुझे नहीं पता था कि मैं उसी से मिलने जा रही हूं। वहां जाते ही मैंने उसे सीधे रिजेक्ट कर दिया था। इस बार भी सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने पिछली जिंदगी में बताया था। मैंने थोड़ी त्योरियां चढ़ाई, तो फिर तुम्हारे परिवार का क्या? जाहिर है वो मेरे फैसले की इज्जत करते हैं। चेप परिवार को बड़ा बनने के लिए किसी जबरदस्ती की शादी की जरूरत नहीं है। उसके माता पिता अपनी बेटी की सोच को ही सबसे आगे रखते थे। ऊपर से वो मुलाकात दादी ने तय की थी। दादी और सुमुहे की दादी पुरानी पक्की सहेलियां थीं। भले ही बाद में उनका संपर्क कम हो गया था, लेकिन सुमुहे की दादी ने ही खुद ये बात उठाई थी। मेरी दादी बस उनका लिहाज रख रही थी, इसलिए उन्होंने मिलने भेज दिया। इसमें शादी का कोई दबाव नहीं था। मैं गहरे विचारों में खो गया। तो मतलब तुम दोनों के बीच सच में कुछ नहीं है? मैंने राहत की सांस ली। लेकिन हम सुमुहे को वेबो पर पोस्ट करने से कैसे रोकें? मुझे क्या करना चाहिए? ची किंगचेंग ने मुझे अजीब नजरों से देखा। वो सोच रही थी कि चेन भाई इतने अजीब क्यों होते जा रहे हैं। हालांकि उसे यकीन था कि मैं ही उसका चेन भाई हूं, पर फिर भी कुछ गड़बड़ लग रहा था। उसने बिल्ली मियाओ मियाओ की तरफ देखा, जो अभी भी उसके पास दुबका हुआ था। उसकी आंखें मुझे अब भी नफरत से देख रही थीं। चीकिंग चेंग ने मेरी तरफ मुंह फुलाया।
वो तो पुरानी बात हो गई। तब तुम मुझे घूर रहे थे, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चला था? आज अचानक तुम्हें ये सब क्यों याद आ रहा है? उसके छोटे से चेहरे पर नाराजगी साफ थी। क्या तुम मुझे रिजेक्ट करना चाहते हो, इसलिए ये फालतू बहाना बना रहे हो? लू चैन, तुम अब नाटक नहीं कर सकते। कैसा नाटक? मैंने उसे देखा। मेरी आवाज थोड़ी नरम हुई। मैं कोई नाटक नहीं कर रहा। तो फिर साबित करके दिखाओ। ची किंग चेंग मेरे और करीब आ गई। चैन भाई, थोड़े और पास आओ। चैन भाई मुझसे शादी नहीं करना चाहते ना, तो मैं बस उन्हें किस कर लूंगी। अब मैं खुद को नहीं रोकूंगी। आखिर शुरुआत तो उन्होंने ही की थी। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि ची किंग चेंग धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी नाक की नोक मेरे गाल को छूने ही वाली थी, जिससे मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मुझे लगा कि उसकी ये नरमी पिछली जिंदगी के उसके रौबदार अंदाज से बिल्कुल अलग थी। पुरानी जिंदगी में वो शायद ही कभी इतनी नरम होती थी। मियाओ मियाओ चोची किंगचेंग के पास बैठा था, अचानक फिर भड़क गया और नखरे दिखाते हुए उसकी गोद में कूद गया। ची किंगचेंग ने उस कबाब में हड्डी बनी बिल्ली को देखने के लिए सिर घुमाया। मैंने भी उसे देखा, लेकिन जैसे ही हमारी नजरें मिली वो अचानक खूंखार हो गया। ची किंगचेंग ने माथा सिकोड़ा और कड़े शब्दों में डांटा, मियाओ मियाओ। बिल्ली ने एक रोतड़ू म्याऊ निकाली। मुझे थोड़ा अजीब लगा, तो मैंने उससे कहा, रहने दो, अब मैं यहां और नहीं रुकना चाहता। ची किंगचेंग ने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा और मेरा हाथ पकड़कर जाने के लिए तैयार हो गई। हमें जाता देख वो बिल्ली फर्श पर कूद गई और पीछे आने लगी। पर ची किंगचेंग की तीखी नजरों ने उसे वहीं रोक दिया। उसने एक हल्की सी आवाज निकाली और पसार कर बैठ गई। मुझे बड़ी बेबसी से देखने लगी। ये सच में मेरी ही पाली हुई बिल्ली थी, लेकिन उसकी नजरें बिल्कुल मेरे जैसी ही लग रही थीं। चिकिंग चैंग ने उसे नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मैंने लिविंग रूम में बिल्ली को मुड़कर देखा। ये मियाओ मियाओ मुझसे इतनी नफरत क्यों कर रहा है और ची किंगचेंग को मेरे करीब आने से क्यों रोक रहा है? क्या मियाओ मियाओ को भनक लग गई है कि अब मैं बदल चुका हूं? ची किंगचेंग मुझे वापस अपने कमरे में ले आई। मैं अभी भी उसके कान में फुसफुसा रहा था, मैंने कहा था ना कि यह बहुत खतरनाक है। ची किंगचेंग ने मेरी तरफ देखा और बोली, तो फिर क्या करें, इसे पालना छोड़ दें। वो किचन की तरफ बढ़ते हुए बोल रही थी। यह सुनकर मैंने माथा सिकोड़ा। मैंने मियाओ मियाओ को पूरे 4 साल पाला है। ये मुझे किसी ने बर्थडे गिफ्ट में दिया था। तब मुझे पता भी नहीं था कि ये किसने भेजा है। दरवाजे पर छोड़े गए कार्ड पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे। मैंने सबसे पूछा, पर किसी ने नहीं माना। उस वक्त मेरे दोस्तों ने भेजने वाले का मजाक भी उड़ाया था कि इतनी आम सी बिल्ली कौन गिफ्ट करता है। वो भूल गए कि मुझे बचपन से बिल्लियां पसंद है। बात बस इतनी थी कि बचपन में जो बिल्ली मैंने पाली थी, उसे किसी और को देना पड़ा था। क्योंकि लू ये बाई को गोद लेने के बाद पता चला कि उसे बिल्ली के बालों से एलर्जी है। अब जब मुझे पता चल चुका था कि मियाओ मियाओ ची किंगचेंग का ही दिया हुआ तोहफा था, तो मैं इसे छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। पर इसकी मौजूदा हालत देखकर लगा कि शायद अब इसका मेरे पास रहना ठीक नहीं है। मैंने पानी भरती हुई ची किंगचेंग की पीठ को देखा और मेरी आंखों में चमक आ गई। एक काम करते हैं, आज से मैं तुम्हारे यहां रहूंगा और तांगी को नीचे रहने देते हैं। वो मियाओ मियाओ की देखभाल में मदद कर देगा। जब मियाओ मियाओ मुझे पहचान लेगा, मैं वापस चला जाऊंगा। ची किंगचेंग पानी का गिलास लेकर आई और बड़ी चालाकी से मुझे देखने लगी। तो इससे अच्छा ये नहीं होगा कि तुम बिल्ली को सीधे तांगी के घर ही छोड़ आओ? मैंने सीरियस होकर कहा, क्या फालतू बात है। मियाओ मियाओ अपने माहौल से बहुत जुड़ा हुआ है। एक बार की बात है जब शिया मोमो ने उसे फिर से दुत्कार दिया था। मैंने तब मजाक मजाक में उससे पूछा था, तुम्हें शिया मोमो में ऐसा क्या दिखता है? इससे अच्छा तुम मुझे पसंद क्यों नहीं कर लेते? मैं शिया मोमो से किसी मामले में कम नहीं हूं। पर उसने मुझसे कहा था कि उसके दिल में मेरे लिए वैसी फीलिंग्स नहीं है। इतने सालों से ची किंगचेंग के दिल में हमेशा यही ख्याल रहता था। चैन भाई, अगर आप अपनी उस नरमी का एक छोटा सा हिस्सा भी मुझे दे देते, जो आप शिया मोमो पर लुटाते हो, तो मैं खुद को खुश नसीब समझती। पर आज जैसे कोई सपना हकीकत बन गया था। चैन भाई खुद मेरे सामने खड़े होकर कह रहे थे कि वो मुझसे प्यार करते हैं, पूरी जिंदगी साथ बिताना चाहते हैं और खुद मेरे करीब आ रहे हैं। मगर कुछ ही सेकंड बीते थे कि दरवाजे से अचानक आवाज आई,
किसी ने कुंडी खोली और अंदर आ गया, और बंदे के दिखने से पहले ही उसकी आवाज गूंजी। किंग चेंग, कल रात उसे क्या हो गया था? अचानक उसने तुमसे किसी को बुलाकर रेबीज का इंजेक्शन लगवाने को कहा। वो आवाज अचानक अटक गई और मुंह से निकला, ओह तेरी की। जैसे ही वो आवाज आई, मैंने फुर्ती दिखाते हुए ची किंग चेंग को अपनी बाहों में समेटा और सीधा किचन के अंदर खींच ले गया। तांग युआन अयुआन दरवाजे पर खड़ी होकर उन दो इंसानों को ढूंढ रही थी जो अभी अभी गायब हुए थे। उसने साफ देख लिया था कि किंगचेंग पहले क्या कर रही थी। ये वैसा बिल्कुल नहीं था कि दो पियक्कड़ होश खोकर एक दूसरे से चिपक गए हों। उम्मीद नहीं थी भाई, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ची किंगचेंग का गर्मा गर्म गॉसिप सबसे पहले हाथ लग गया था। इस बीच ची किंगचेंग बाहर आई और उसने तांग युआन युआन को घूर कर देखा। तांग युआन युआन ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, मैंने कुछ नहीं देखा। समझे? तुम दोनों चालू रखो, सोचो मैं यहां आई ही नहीं। ये कहकर वो मजे से जाने के लिए मुड़ गई और दरवाजा बंद करने में मदद की। उसने दरवाजे से पीठ टिकाई और एक लंबी सांस ली। ही। ये तो बहुत ज्यादा थ्रिलिंग था। लिफ्ट की घंटी बजी। लियांग चेंग चेंग मेडिकल बॉक्स हाथ में लिए बाहर आया। तांग युआन युआन को देखकर उसने हैरान होकर पूछा, तुम यहां बाहर क्यों खड़ी हो? फिर उसने पीछे के दरवाजे को देखा। क्या किंगचेंग के घर में सच में कोई कुत्ता पाला हुआ है? तांग युआन युआन ने थोड़ा सोचा और सिर हिलाया। उसने इशारों में कहा, सिर्फ कुत्ता नहीं, वहां एक बिल्ली भी है। दोनों में इस वक्त घमासान लड़ाई चल रही है। जल्दी मत करो, पहले उनका मैच खत्म होने दो, फिर अंदर चलेंगे। ये सुनकर लियांग चेंग चेंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे के अंदर मैं किचन से बाहर आया। क्या तुम अभी भी जारी रखना चाहती हो? मैंने अपने होंठ भींचे, मेरी बोलती बंद थी। क्या अब कुछ हो भी सकता है? ची किंगचेंग का चेहरा मजे से खिला हुआ था। तो अब तुम्हें शर्म आ रही है? पहले इतने सारे लोगों के सामने तो तुम इतने संस्कारी नहीं बन रहे थे। वो बात और ये बात अलग कैसे नहीं है? तब सब खुलेआम और इज्जत के साथ था। अब हमें घर के अंदर किसी ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। तुम्हें शर्म नहीं आती? चिकिंगचेंग को मेरा ये लॉजिक समझ नहीं आया। उसे बस हंसी आ रही थी। उसने मेरा हाथ खींचकर हिलाया। हमारा ये प्यार अभी भी खुलेआम और पूरी इज्जत के साथ है। क्या हम कोई चोरी छिपे चक्कर चला रहे हैं? मैंने अड़ियल रुख अपनाते हुए दबी आवाज में कहा, मुझे तो लग रहा है कि हम सच में चोरी छिपे चक्कर चला रहे हैं। ची किंगचेंग को मेरे इस अजीब लॉजिक पर हंसी आ गई। तो लू चैन, तुम इस बात को जग जाहिर नहीं करना चाहते हैं ना? ये कहते ही उसकी आंखों की चमक थोड़ी मद्धम पड़ गई। चेन भाई का अभी भी हमारे रिश्ते को पब्लिक करने का कोई इरादा नहीं है। वो बस मुझे बहला रहे हैं। मैंने फिर सिर हिलाया। मैं नहीं, तुम नहीं चाहती। साफ बात है, जब मैं सबके सामने तुम्हारे करीब आना चाहता था, तब तुम भाव खाकर मुझे दूर धकेल देती थी। लेकिन अकेले में तुम फुल एक्टिव हो जाती हो। क्या ये तुम्हारी तरफ से छुपाने की कोशिश नहीं है? मैंने अपना सिर झुकाकर उसे देखा। देखो, जब हम बाहर होते हैं तुम मुझे पास नहीं आने देती। खुद ही सोचो, आज बाहर तुमने मुझे कितनी बार झिड़का है। जी, किंग चैंग ने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इस तरह विक्टिम कार्ड खेल जाऊंगा। आज सुबह जब मैं उससे मिला था, तो मेरे चेहरे पर साफ चिढ़ थी। पर रात होते होते पासा पलट गया और मैं खुद उसके करीब आ रहा था। मेरी क्या मजाल कि मैं खुद आगे बढ़कर प्यार जताऊं। जी, किंग चैंग इस बात पर सच में हंस पड़ी। उसने सीधे अपना हाथ मेरे हाथ में डाला और अपना छोटा सा चेहरा उठाकर मुझे घूरने लगी। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं उन्हें अभी अंदर बुला लूं और फिर उनके सामने ही हम अपना काम जारी रखें? क्यों? ठीक है फिर। मेरे कुछ बोलने से पहले ही चिकिंगचेंग ने हामी भर दी। ये कहकर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं थोड़ा हैरान रह गया और जब मैंने सिर घुमाया तो वो पहले ही लिविंग रूम की तरफ बढ़ चुकी थी। असल में उसे भरोसा था कि मैं तांग युआन युआन के सामने कुछ करने की हिम्मत नहीं करूंगा। पर मैंने भी उसे दरवाजा खोलने से नहीं रोका। आखिर मेहमानों को बाहर खड़ा रखना बदतमीजी होती। मैंने वही पानी का गिलास उठाया और पूरा कटक गया। उधर चिकिंगचेंग ने दरवाजा खोल दिया था। अंदर आ जाओ। लियांग चेंगचेंग अभी भी पूरी तरह से ब्लैंक था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तांग युआन युआन की बिल्ली और कुत्ते वाली कहानी का असली मतलब क्या था। उसने अजीब शक्ल बनाए खड़ी तांग युआन युआन को देखा और मेडिकल बॉक्स संभाले कौतूहल से अंदर झांका। फिर ची किंग चेंग को देखकर उसने कहा, युआन युआन कह रही थी कि तुम्हारे घर में कुत्ता बिल्ली लड़ रहे हैं।
तुमने इन्हें पालना कब से शुरू कर दिया? तभी उसकी नजर लिविंग रूम में मुझ पर पड़ी और उसे बहुत देर बाद तांग युआन युआन के इशारे का असली मतलब समझ आया। तांग युआन युआन जो अभी भी दरवाजे के बाहर खड़ी थी, जोर से हंस पड़ी और उसके पीछे पीछे अंदर आ गई। इस बार जब उसने मुझे देखा तो उसकी मुस्कान देखने लायक थी। नमस्ते जीजा जी। हम तीनों ने एक साथ तांग युआन युआन की तरफ देखा। लियांग चेंग चेंग ने उसे अविश्वास से देखा, मानो आंखों ही आंखों में पूछ रहा हो, तुमने अभी से जीजाजी बोलना शुरू कर दिया? तांग युआन युआन ने भी नजरों से जवाब दिया, तुम्हें क्या पता। किंग चेंग का चेहरा देखकर ही समझ आता है कि वो फुल सीरियस है। इस साइलेंट मुकाबले में तांग युआन युआन जीत गई। लियांग चेंग चेंग को भी शरीफ बच्चे की तरह सुर में सुर मिलाना पड़ा और वो बोला, नमस्ते जीजाजी। सच कहूं तो अचानक उन दोनों के मुंह से यह सुनना मुझे थोड़ा असहज कर गया, पर मैंने फिर भी तहजीब से जवाब दिया, नमस्ते आप दोनों को। चीकिंग चेंग ने बड़े प्यार से मुझे देखा। वो इस बात से बेहद खुश थी कि उन दोनों ने मुझे किस नाम से पुकारा। तुम दोनों आराम से बैठो, ये कहकर वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। तांग युआन युआन ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और लियांग चेंग चेंग को खींचकर सोफे पर बिठा दिया। लियांग चेंग चेंग ने उत्सुकता से पूछा, किंग चेंग दीदी, क्या तुम्हें रेबीज का इंजेक्शन चाहिए? तभी अचानक तांग युआन युआन ने उसका हाथ जोर से झटका। उसने एक अजीब से टोन में खांसते हुए कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? लियांग चेंग चेंग ने मुड़कर देखा कि हम दोनों एक दूसरे से चिपक कर खड़े हैं और उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। दरवाजा खोलकर हमें अंदर सिर्फ इसलिए बुलाया ताकि तुम दोनों अपना रोमांस दिखा सको। क्यों? हम दोनों कबाब में हड्डी कुछ ज्यादा ही चमक रहे हैं। वो दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। चीकिंग चेंग के इस कदम से दोनों के होश उड़ चुके थे। अब भी तुम्हें लगता है कि मैं इसे छुपाना चाहती हूं? मैंने तेजी से अपना सिर हिलाया। अब बिल्कुल नहीं लगता। तुम सच में बहुत बिंदास और खुले विचारों की हो। ची किंगचेंग के चेहरे पर हल्की सी झेप आ गई। अगर तुम्हें लगता है कि यह काफी नहीं है, तो हम उनके सामने लिविंग रूम में भी शुरू हो सकते हैं। मैंने तुरंत उसका मुंह हाथ से बंद कर दिया। बहुत डरावना ख्याल है। इस लड़की में सच में पिछली जिंदगी जैसा ही शरारती मिजाज कूट कूट कर भरा था। बस करो, बहुत हो गया। ची किंग चेंग और मैंने 2 सेकंड के लिए एक दूसरे को देखा और मुझे अपनी हथेली पर कुछ बहुत ही कोमल सा महसूस हुआ। मैंने झटका खाकर अपना हाथ ऐसे पीछे खींचा जैसे जल गया हूं और पूरी तरह घुटने टेक दिए। हूं, मुझे लगता है तुम्हें पहले रैबीज का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। ची किंग चेंग ने मुझे बाथरूम की तरफ खींचा। पहले जाकर नहा लो। इंजेक्शन लगने के बाद तुम नहा नहीं पाओगे। मैं अवाक रह गया, लेकिन मेरे पास तो ची किंग चेंग समझ गई कि मैं क्या कहने वाला हूं। बाथरूम में नए तौलिए और सामान रखे हैं और जहां तक कपड़ों की बात है, मैं नीचे जाकर तुम्हारे लिए ले आती हूँ। वो बाथरूम के अंदर चीजें सेट करने चली गई। तुम नहाना शुरू करो, मैं कपड़े लाकर दरवाजे पर टांग दूंगी। मैंने सिर हिलाया और उसे याद दिलाया, प्लीज मेरे लिए 2-3 सेट ले आना। ची किंगचेंग प्यार से मुस्कुराई। ठीक है, ये कहकर वो मुड़ी और बाहर चली गई, मुझे अकेला छोड़ दिया। जब वो वापस लिविंग रूम में आई तो वो दोनों सोफे पर सटकर बैठे थे और उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। ची किंगचेंग रुकी। अपने चेहरे पर शांति बनाए रखते हुए उसने पूछा, क्या देख रहे हो तुम दोनों? लियांग चेंगचेंग ने लाचारी से सिर हिलाया। तांग युआन युआन ने अपनी भौहें उचकाई और बोली, किंग चेंग, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारा ऐसा रूप भी देखने को मिलेगा। हा हा। ची किंग चेंग अपनी सहेलियों के सामने शायद ही कभी शर्माती थी। कुछ खास नहीं है। जब तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड मिलेगा, तुम भी ऐसी ही हो जाओगी। तांग युआन युआन ने मुंह बनाया। मैं भला तुम्हारी तरह कैसे हो सकती हूँ? ची किंग चेंग दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसका टोन मजे लेने वाला था। जियांग परिवार के उस छोटे नवाब के मामले में क्या तुम ऐसी नहीं हो? चलो फिर बढ़िया है। अब तुम्हें उसकी कोई खबर देने की जरूरत नहीं है। तांग युआन युआन तुरंत सोफे से उछलकर खड़ी हुई और ची किंग चेंग के पास आकर नखरे दिखाने लगी। किंग चेंग, क्या तुम्हारे पास जियांग फैन की कोई खबर है? ची किंग चेंग मुस्कुराई और बोली, युआन युआन, तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरी जैसी नहीं हो। फिर तुम्हें उसकी खबर क्यों चाहिए? एक जैसी हैं। तुम और मैं बिल्कुल एक जैसी हैं। मेरी प्यारी किंगचेंग, प्लीज जल्दी से मुझे उसकी खबर दे दो।
ची किंगचेंग दरवाजे पर रुकी और उसे एक गहरा लुक दिया। पोर्ट सिटी, जाओ उसे वहीं ढूंढो। तांग युआन युआन ने अपनी नौटंकी छोड़ी और सीरियस होकर बोली, थैंक यू किंग चैंग। ये कहते ही वो तुरंत वहां से रफू चक्कर हो गई। एक सेकंड भी नहीं रुकी। सोफे पर बैठा लियांग चेंग चेंग कुछ देर चुप रहा, फिर शक के साथ पूछा, क्या जियांग परिवार का वो बंदा सच में पोर्ट सिटी में है? हाँ, वो आज दोपहर को ही पोर्ट सिटी पहुंचा है और मुझे इसकी पक्की खबर मिली है। लेकिन सच कहूं तो लिफ्ट में जा चुकी तांग युआन युआन को देखकर तरस आता है, क्योंकि अफवाह है कि वो अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ पोर्ट सिटी गया है। लियांग चेंग चेंग ने माथा सिकोड़ा। तो फिर युआन युआन का क्या होगा? ची किंगचेंग का लहजा एकदम शांत था। अगर वो उसे वापस पा सकती है तो ये उसकी काबिलियत है, अगर नहीं तो उसे हकीकत का सामना करना पड़ेगा। आखिर ये रायता उसी का फैलाया हुआ है, उसी ने उसे भगाया था, तो वो किसी और को दोष नहीं दे सकती। ये कहने के बाद उसने बात खत्म की और लियांग चेंग चेंग से कहा, तुम आराम से बैठो, मैं नीचे जाकर लुचेन के लिए कुछ सामान ले आती हूँ। लियांग चेंग चेंग ने आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाया। जी दीदी, आप जाइए। ची किंगचेंग नीचे गई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, घर की बिल्ली दौड़ कर आई और म्याऊं म्याऊं करते हुए लाड लड़ाने लगी। ची किंगचेंग ने झुककर उसका सिर सहलाया और लाड से पूछा, तुम चेन भाई पर इतना गुस्सा क्यों निकाल रहे थे? बिल्ली के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस अपना सिर उसकी हथेली से रगड़ती रही। ची किंगचेंग ने ठंडी सांस ली और उसके सिर पर थपकी दी। मेरे सामने नखरे दिखाने का कोई फायदा नहीं है। कल मैं किसी को बुलाकर तुम्हारे नाखून कटवा दूंगी। ये कहकर वो सीधे बेडरूम की तरफ चली गई। मियाओ मियाओ भी उसके पीछे पीछे चल दिया। ऊपर और नीचे के फ्लोर का नक्शा बिल्कुल एक जैसा था। वो रास्ता अच्छे से जानती थी। उसने मास्टर बेडरूम ढूंढ निकाला, दरवाजा खोला, लाइटें जलाई और सीधे वॉक इन क्लोजेट में घुस गई। ची किंगचेंग ने क्लोजेट में रखे मुट्ठी भर कपड़ों को देखा। उसकी भौहें थोड़ी सिकोड़ गई। पहले मैंने कभी चेन भाई को एक कपड़ा दोबारा पहनते नहीं देखा था। इस महीने में उनसे जितनी बार मिली, वो बार बार इन्हीं गिने चुने कपड़ों में नजर आ रहे थे। ची किंगचेंग ने मेरे लिए एक नाइट सूट निकाला और एक दराज खोली। जब उसने अंदर के कपड़े देखे तो उसका चेहरा शर्म से कान तक लाल हो गया। उसने बिना देखे कुछ पीस उठाए और बैग में डाल दिए। तभी अचानक ची किंगचेंग की नजर एक छोटे काले मखमली डिब्बे पर पड़ी। ये डिब्बा मैंने पहले देखा था। कुछ दिन पहले मैं और तांगी स्टाइलिंग सेंटर में थे। उस वक्त मैंने तांगी से पूछा था कि क्या ये थोड़ा सा सिंपल नहीं है, बहुत सस्ता तो नहीं लग रहा, क्या उसे ये पसंद आएगा? तांगी ने अपनी आंखें मटकाई थीं। अगर तुम उसे कोई महंगी चीज भी दोगे तो जरूरी नहीं कि उसे पसंद आए। वैसे भी इस वक्त तुम्हारी खुद की माली हालत क्या है? मैंने आह भरी और कहा, बात तो सही है। उसके बाद जब मैंने ची किंगचेंग को देखा था तो तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया था। ची किंगचेंग ने मेरी बुदबुदाहट नहीं सुनी थी, पर वो अंदाजा लगा सकती थी कि पक्का कुछ अजीब ही होगा। ची किंगचेंग जानती थी कि इस डिब्बे के अंदर की चीज किसके लिए थी। कई तरह की फीलिंग्स के साथ उसने वो डिब्बा उठाया। उसकी कांपती उंगलियों ने ढक्कन खोला। डिब्बे के अंदर एक खूबसूरत हेयरपिन था और उसके नीचे एक मुड़ा हुआ नोट रखा था। ची किंगचेंग ने अपने होंठ भींचे और धीरे से उस नोट को बाहर निकाला। उस पर लिखा था, मोमो, हैप्पी बर्थडे। ची किंगचेंग का दिल बिल्कुल बैठ गया। सच तो यह है कि भले ही वो ये बात पहले से जानती थी, पर इस वक्त उसे दम घुटने जैसा दर्द महसूस हुआ। अगर मुझे ठीक से याद है तो शिया मोमो का बर्थडे 3 दिन पहले था। चेन भाई का ये गिफ्ट अभी तक क्यों नहीं दिया गया था? ची किंगचेंग ने अपनी आंखें बंद कर ली। लू चेन, तुमने अचानक मुझे क्यों चुना? क्या शिया मोमो से चोट खाने के बाद तुम मुझे उसका रिप्लेसमेंट मान रहे हो? अपनी उंगलियों की कंपी को काबू करते हुए चिकिंगचेंग ने उस डिब्बे को वापस वहीं रख दिया, कपड़े समेटे और जाने के लिए मुड़ गई। जब वो ऊपर के बेडरूम में आई तो बाथरूम से पानी गिरने की आवाज अभी भी आ रही थी। चिकिंगचेंग ने कपड़ों का बैग दरवाजे के कुंडे पर लटकाया और दरवाजा खटखटाया। तुरंत ही पानी की आवाज बंद हो गई। मेरी साफ आवाज अंदर से आई, किंगचेंग, तुम हो क्या? ची किंगचेंग बोली। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। मैंने तुम्हारे कपड़े दरवाजे पर टांग दिए हैं, थोड़ी देर में खुद ले लेना, मैंने जवाब दिया। मेरा नहाना बस खत्म ही होने वाला है।
ची किंग चेंग ने धीरे से कहा, कोई जल्दी नहीं है। वो कुछ और कहना चाहती थी, पर आखिरकार उसने अपनी नजरें झुकाई, मुड़ी और बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद मैं बाथरूम से बाहर आया और ची किंग चेंग के बगल में बैठ गया, ताकि लियांग चेंग चेंग मुझे रैबीज का इंजेक्शन लगा सके। ची किंग चेंग मेरे पास बैठी थी, और सुई को मेरी बांह में जाते देख उसका माथा सिकुड़ गया। उस हल्के से दर्द ने उसे भी असहज कर दिया था। ची किंग चेंग की नजरें थोड़ी घूमी। लियांग चेंग चेंग अब वहां एक पल भी रुकने की हालत में नहीं था। एक सिंगल लौंडे के तौर पर वो इस अजीब माहौल को तुरंत भांप गया था। इसलिए उसने क्या सावधानी रखनी है और अगला इंजेक्शन कब लगना है, ये बताकर फटाफट वहां से विदा ली। मैंने अपना सिर उठाकर ची किंग चेंग की तरफ देखा। हमारी नजरें मिली। मैंने शक के साथ पूछा, किंग चेंग, तुम्हें क्या हुआ है? उसका मूड खराब लग रहा था। साफ बात थी, मेरे नहाने जाने से पहले तक तो सब कुछ एकदम चकाचक था। ची किंगचेंग ने मुझे कोई सीधा जवाब नहीं दिया। मैंने उसे देखा। क्या बात है? उसने अपने हाथ मेरे गले में डाले, मेरे कान के पास आई और धीरे से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मैं थोड़ा हैरान हुआ। शादी? वो मेरे कान से चिपकी रही। अभी के अभी सगाई, इसी वक्त। अभी के अभी का मतलब? मैं थोड़ा सकपका गया। मतलब पूरी जिंदगी का फैसला इसी वक्त। कल सुबह हम सीधे कोर्ट मैरिज करेंगे। ची किंग चेंग ने मेरे कान पर दबाव बढ़ाते हुए दोबारा हौसले से पूछा, चैन भाई, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मुझे अचानक याद आया, शादी की बात पिछली जिंदगी में भी किंग चेंग ने कई बार उठाई थी। शुरुआत में मैं उससे बहुत रूखा रहता था। बाद में जब मेरी वैसी हालत हो गई तो मेरा मन और भी हट गया। उसके बाद किंग चेंग ने कभी ये बात नहीं की, बस चुपचाप साए की तरह मेरे साथ बनी रही। लेकिन मुझे एक बार उसकी स्टडी रूम की दराज में कस्टमाइज्ड डायमंड रिंग्स का एक जोड़ा मिला था। मैंने एक बार चुपके से उन्हें पहनकर देखा था। वो मेरे हाथ में एकदम फिट आई थी। मेरी खामोशी देखकर ची किंग चेंग की सांसें जैसे अटक गईं। कमरा इतना शांत था कि दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। उसकी आवाज में थोड़ी मायूसी घुली थी। चेन भाई का मन नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं तो पूरी तरह तैयार हूं। ची किंग चेंग ने आखिरकार मुड़कर सीधे मेरी आंखों में झांकने की हिम्मत दिखाई। मैं बहुत खुश हूं। मैंने उसे गोद में उठाया और अपनी जगह पर गोल गोल घुमा दिया। किंग चेंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो? ची किंग चेंग का दिल भारी हो गया। अगर मैं चेन भाई को बचपन से इतना अच्छे से न जानती कि वो मुझसे कितनी चिढ़ते थे, अगर मैंने 2 दिन पहले वो न दिया हुआ हेयर पिन न देखा होता, तो मैं आज सच में इस बात पर यकीन कर लेती। कितने बड़े झूठे हैं। कौन कहता है कि चेन भाई की एक्टिंग खराब है? साफ दिख रहा है कि वो ऑस्कर लेवल का नाटक कर रहे हैं। लेकिन ये सब झूठ जानते हुए भी ची किंग चेंग इस वक्त पूरी तरह पिघल चुकी थी, जैसे उसने शहद पी लिया हो। उसने मुंह फुलाया, चेन भाई, अपनी कही हुई बातें याद रखना। अगर मुझे पता चला कि आपने मुझसे झूठ बोला है, मैंने मजे लेते हुए पूछा, तो फिर क्या करोगी? तो मैं तुमसे ऐसे चिपक जाऊंगी कि आधा कदम भी दूर नहीं होने दूंगी। हर सिंगल दिन तुम्हारे साथ साए की तरह रहूंगी। हा हा। मेरा दिल खुशी से बल्लियों उछल पड़ा। इस वक्त वो सच में वैसी ही ची किंग चेंग बनती जा रही थी जिसे मैं जानता था। जहां ची किंग चेंग को लगा कि मैं उसकी बातों से डर जाऊंगा, वहीं मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। चलो, मंजूर है? फिर मैंने उत्सुकता से आगे पूछा, लेकिन तुमने कहा कि हमारी सगाई अभी हो रही है, सुबह होने वाली है। तैयारी कैसे होगी? जब तक चेन भाई राजी हैं, सब कुछ वक्त पर हो जाएगा। ची किंग चेंग ने फटाफट कुछ फोन घुमाए। करीब 1 घंटे बाद तरह तरह के कपड़ों और ज्वेलरी के शॉपिंग बैग से पूरा लिविंग रूम भर गया। उसने संतुष्टि के साथ अपने होंठ सिकोड़े और बोली, इट्स जस्ट ए शेम, बहुत रात हो चुकी है। कल मैं और सामान मंगवा लूंगी। ये सब तुम्हारी पसंद के कस्टमाइज्ड आइटम्स हैं। एक सेट चुनकर ट्राई करो, कल फोटो खिंचवाने के काम आएगा। मैंने बुद्धुओं की तरह हामी भरी। चिकिंग चेंग सफेद ड्रेस बदलने कमरे में चली गई। मैंने उन बैग्स में से उसी के मैचिंग कलर का एक सूट निकाला, जो बिल्कुल कस्टमाइज्ड कपल्स आउटफिट लग रहा था। दरवाजे की घंटी बजी और ची किंग चेंग ने मेरे पास आकर मुझे एक हल्का सा किस किया। मैंने उसकी तरफ थोड़ी मस्ती से देखा। जाओ, दरवाजा खोलो। एक बार शादी हो जाए, फिर हमारे पास बहुत वक्त होगा। ची किंग चेंग ने सहमति में सिर हिलाया, मुड़ी और दरवाजा खोलने चली गई। आने वाले लोग वेडिंग प्लानर्स की टीम और एक हाई एंड फैशन बुटीक के स्टाफ थे।
अंदर कदम रखते ही हम दोनों को देखकर स्टाफ के दिलों में गॉसिप की आग भड़क उठी। आने से पहले वो कोस रहे थे कि कौन पागल आधी रात को उन्हें परेशान कर रहा है, इस वक्त शादी की तैयारी करवा रहा है। वो तीनों मन ही मन कयास लगाने लगे। इतनी जल्दबाजी में शादी का मतलब कहीं वही तो नहीं जो इंटरनेट पर लोग कह रहे थे कि लू चेन के हाथ ची परिवार की बड़ी बेटी का कोई तगड़ा सीक्रेट लग गया है। अगले दिन जब हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो में रजिस्ट्रेशन के लिए फोटो खिंचवा रहे थे, तो वहां के स्टाफ ने हमें तुरंत पहचान लिया। उनकी आंखें मजे लेने के लिए बेताब थी। हम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर बैठे थे। ची किंगचेंग ने मुझे देखा और अचानक बोली, 1 मिनट रुकिए। मैंने उलझन में उसे देखा। क्या हुआ? स्टाफ की सांसें गले में अटक गईं। लो भाई, आ गया ट्विस्ट। मैडम का इरादा बदल रहा है। लाइव ड्रामा देखने का मजा ही कुछ और है। ची किंगचेंग ने धीरे से मेरी टाई को ठीक किया, जो थोड़ी टेढ़ी थी। लाओ, मैं इसे सीधा कर देती हूँ। मैं मुस्कुराया और अपने सामने खड़ी उस प्यारी सी लड़की को देखा। अब ठीक है? ची किंगचिंग मुस्कुराई और मेरे गाल पर एक छोटा सा किस किया। हाँ, परफेक्ट। मैंने सिर घुमाया तो देखा कि स्टाफ मेंबर हमें बड़ी हैरानी और एक्साइटमेंट से ताक रहा है। मैंने थोड़ी झेप मिटाने के लिए खांसा तो उसने भी पलटकर स्माइल दी। ओह भाई साहब, कितना रोमांस है। ये तो फुल लव बर्ड्स हैं। इंटरनेट की अफवाहें बिल्कुल बकवास होती हैं। ची किंगचेंग का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। वो सीधी बैठी, अपना हाथ मेरे हाथ में फंसाया और फोटोग्राफर से बोली, ठीक है, फोटो खींचिए। स्टाफ मेंबर ने कैमरे के लेंस में हम दोनों को देखा और उसकी आंखें चमक उठी। कल जब मैंने इन दोनों को हॉट सर्च पर देखा था तो लगा था कि फुल फिल्टर बाजी है, पर असली लुक तो सीधे दिल पर वार कर रहा है। मेरा तो दिल ही आ गया इन पर। कुछ ही देर में वो 2 लाल कॉपियां यानी मैरिज सर्टिफिकेट्स हमारे हाथों में आ गए। उस पल ची किंग चेंग को लगा जैसे वो कोई सपना देख रही हो। चेन भाई अब उसके पति बन चुके थे। सर्टिफिकेट को छूते हुए उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थी। उसने मुड़कर मुझे देखा। मैं भी उस मैरिज सर्टिफिकेट को बिना पलक झपकाए देख रहा था। ची किंग चेंग ने अपने होंठ भींचे। वो मन ही मन सोच रही थी कि इस वक्त चेन भाई को खुशी ज्यादा हो रही है या चिढ़। सिविल अफेयर्स ब्यूरो से निकलते वक्त ची किंगचेंग ने पहले से तैयार तोहफे स्टाफ को दिए। आप बहुत अच्छे हैं, ये तो हमारा फर्ज था। मिस ची और मिस्टर लू को शादी की ढेर सारी बधाई। आप दोनों का साथ बुढ़ापे तक बना रहे। ची किंगचेंग का चेहरा और भी खिल गया। थैंक यू। घर पहुंचकर ची किंगचेंग ने देखा कि मैं अभी भी अपने हाथ में थमे मैरिज सर्टिफिकेट को निहार रहा हूं। क्या देख रहे हो? चेन भाई, तुम उदास तो नहीं हो ना? मगर मैंने अपना सिर उठाया और बड़ी खुशी से उसकी तरफ देखा। किंगचेंग, ची किंगचेंग मुझे देखकर बिल्कुल दंग रह गई। मैं और इंतजार नहीं कर सका और पूछ बैठा, क्या मैं इसे वेबो पर पोस्ट कर सकता हूँ? ची किंगचेंग थोड़ी उलझन में आ गई। वेबो? मैंने उसके सामने शादी का सर्टिफिकेट लहराया। इसे मैं वेबो पर डालकर सबको बताना चाहता हूँ। क्या मैं डाल दूं? जब ची किंगचेंग ने शादी की बात की थी तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आइडिया आया था। क्या ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन नहीं था? अगर मैं एक कदम आगे बढ़कर शादी का सर्टिफिकेट पब्लिक कर दूंगा तो सू मुहे वाला तमाशा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। चिकिंग जैंग ने सच में उम्मीद नहीं की थी कि मैं इसे खुद पब्लिक करना चाहूंगा। वो मेरे बगल में बैठ गई। तभी अचानक मेरा माथा फिर ठनका। लेकिन मेरे पास मेरा फोन नहीं है, वो तो तांग ही के पास है। मेरा वेबो अकाउंट भी वही संभालता है। ची किंगचेंग की आंखें खुशी से चमक उठी। तो फिर इसे मैं अपनी तरफ से पोस्ट कर देती हूँ। उसने सर्टिफिकेट की कुछ तस्वीरें ली और अपने एक पुराने वेबो अकाउंट से पोस्ट कर दिया, जिसे उसने कभी यूज नहीं किया था। देखते ही देखते हॉट सर्च पर ब्लास्ट हो गया। चाहे जो भी वक्त हो, हर मौसम और हर मोड़ पर, हम साथ बूढ़े होंगे और कभी जुदा नहीं होंगे। इस लाइन के साथ दोनों मैरिज सर्टिफिकेट्स की फोटो थी। जब पूरी दुनिया इस पर हंगामा कर रही थी तब ची किंगचेंग ने सबको सीधा और करारा जवाब दे दिया था। मैंने वेबो पर उसका वो स्टेटस देखा। मेरी नजरें थोड़ी घूमी। मुझे अचानक एक बात याद आई और मैंने कहा, तुम्हारे मम्मी पापा को अभी हमारी शादी के बारे में कुछ नहीं पता, है ना? ची किंगचेंग खिलखिलाकर हंस पड़ी। पतिदेव! मेरा चेहरा पल भर में टमाटर की तरह लाल हो गया और दिल जोरों से धड़कने लगा। ची किंगचेंग मुस्कुराई और बोली, हमारी शादी तो हो ही चुकी है, इसलिए मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। मैं आराम से इंतजार कर सकती हूँ। तब तक, जब तक चेन भाई मुझसे सच में प्यार न करने लगे। मुझे क्या पता था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। उसने एक शरारती स्माइल दी।
तुम्हें खुद को मेंटली तैयार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे धीरे धीरे इसकी आदत डालनी होगी। क्या चेन भाई मुझे थोड़ा सा वक्त दे सकते हैं? ठीक है, फिर अब सो जाते हैं। लाइटें बंद हो गईं, कमरे में अंधेरा छा गया और सिर्फ हम दोनों रह गए। कमरे में धीरे धीरे सांस लेने की आवाजें गूंज रही थीं। मुझे लगा था कि मैं रात भर करवटें बदलता रहूंगा, पर ची किंग चेंग की खुशबू के एहसास में मुझे पलक झपकते ही गहरी नींद आ गई। इसके उलट मेरी सांसों की आवाज सुनकर ची किंग चेंग की नींद उड़ चुकी थी। उसे डर था कि सुबह जब वो आंखें खोलेगी तो ये सब बस एक हसीन सपना न निकल जाए। ठीक इसी पल उसने मुझे नींद में बुदबुदाते हुए सुना, बुरे सपने मुझे नहीं चाहिए। पल भर में चिकिंगचेंग के दिल के अरमान ठंडे पड़ गए। मैं अचानक हड़बड़ाकर नींद से जागा, पसीने से तरबतर। मेरा पहला रिएक्शन था कांपते हाथों से अपना चेहरा छूना। वहां कोई डरावने निशान नहीं थे, बिल्कुल साफ था। मेरी सांसें धीरे धीरे नॉर्मल हुई। उस पल मुझे लगा कि ये दोबारा जन्म लेना कहीं कोई सपना तो नहीं था। शुक्र है, ऐसा नहीं था। मैंने आंखें मूंदी, खुद को शांत किया और फिर बगल में देखा। चिकिंग चेंग वहां नहीं थी। मैं उठकर बैठा और घड़ी देखी। सुबह के सिर्फ 6:30 बज रहे थे। वो इतनी जल्दी क्यों जाग गई? मेरा भी अब सोने का मन नहीं था। कंबल हटाया, बेड से उतरा, दरवाजा खोला और देखा कि चिकिंग चेंग लिविंग रूम से लगी बालकनी में मेरी तरफ पीठ किए खड़ी है। मैं धीरे से आगे बढ़ा और उसे पीछे से गले लगा लिया। इतनी जल्दी क्यों ना उठ गई? वो पल भर के लिए थोड़ा ठिठकी और कुछ सेकंड बाद मुड़ी। तुम थोड़ी देर और क्यों नहीं सोए? उसने अपने हाथ मेरी कमर पर कस लिए। मैंने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा और फिक्र से पूछा, क्या तुम रात को ठीक से सोई नहीं? चीकिंग चेंग ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सीधे मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, और चेन भाई, क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? यह सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने सिर हिलाया, नहीं, ठीक से नहीं सो पाया। चीकिंग चेंग ने अपने होंठ भींचे। क्यों? मैंने अपना सिर पकड़ा। मुझे एक बहुत बुरा सपना आया। ची किंगचेंग ने मुझे देखा और धीमे से पूछा, कैसा सपना? मैंने गहरा माथा सिकोड़ा। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बताऊं। मैंने सपना देखा कि पिछली जिंदगी में जब मैं घर गया तो शिया मोमो मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे आते देख वो मुझसे बहस करने लगी। मैंने कहा कि वो वाइन का गिलास मुझे उसी ने दिया था, पर वो साफ मुकर गई। शिया मोमो ने हाथ में आई हर चीज मुझ पर फेंकनी शुरू कर दी। शिया मोमो, रुक जाओ। ये सोचते ही मैंने ची किंगचेंग को और कसकर पकड़ लिया। ची किंगचेंग ने मेरी पीठ थपथपाई। सब ठीक है, वो बस एक सपना था। लेकिन जी किंग चेंग को इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता था। उसने मेरे शरीर का तनाव महसूस कर लिया था, और जब उसने मेरे नींद में बुदबुदाए शब्दों पर गौर किया तो लगा कि मेरी आवाज में एक अजीब सा डर और असुरक्षा थी। बात बस इतनी थी कि पहले उसके गुस्से और जलन ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। ची किंग चेंग ने कांपती आवाज में मेरा नाम पुकारा, चेन भाई। फिर भारी आवाज में पूछा, क्या शिया मोमो ने तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा किया था? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या? चिकिंग चेंग ने अपना हाथ उठाकर मेरे चेहरे को सहलाया। क्या शिया मोमो ने तुम्हारे साथ कुछ किया था? उसके इस सवाल ने मुझे पुरानी जिंदगी की याद दिला दी। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उससे नजरें मिला सकूं। नहीं, वो सब तो पुरानी जिंदगी की बातें हैं। वैसे भी पिछली लाइफ में उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है। और जहां तक आज की बात है, शिया मोमो को अब कोई मौका नहीं मिलेगा। ची किंगचेंग के चेहरे पर गहरा दर्द साफ दिख रहा था। उसे डर था कि कहीं मैं उसे देख न लूं, इसलिए उसने अपनी फीलिंग्स को छुपाने के लिए एक लंबी सांस ली। चलो, अच्छा है कि कुछ नहीं हुआ। चिकिंग चेंग ने अपना सिर मेरी छाती में छुपा लिया और कुछ देर बाद अचानक पूछा, आज लू परिवार में एक दावत है, क्या चेन भाई वहां जाना चाहते हैं? इस बात ने तुरंत मेरा ध्यान भटका दिया। लू यिबाई की जीत की पार्टी? मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मैं लू परिवार की शक्लों को दोबारा नहीं देखना चाहता। मेरे लिए वो अब अजनबियों से भी बदतर है। ची किंग चेंग ने आंखें उठाई। अगर चेन भाई जाना चाहते हैं तो मैं तुम्हें वहां लेकर चलूंगी। मैंने उलझन में पूछा, वहां जाकर क्या करेंगे? ची किंगचेंग थोड़े टशन में मुस्कुराई। जाहिर है, उनका तमाशा देखने। मेरे चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। चलो फिर चलते हैं। असल में देखा जाए तो लू परिवार के लोग अब तक मुझे ढूंढ रहे होंगे। बस बात इतनी थी कि मेरा फोन मेरे पास नहीं था।
लू परिवार की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ची किंगचेंग के घर आकर हंगामा करे, इसीलिए मैं अब तक बिना किसी टेंशन के आराम से बैठा था। पर कभी ना कभी तो सामना करना ही था। पार्टी दोपहर में थी, ऑनर्स अभी सुबह का वक्त था। नाश्ता करने के बाद ची किंगचेंग स्टडी रूम में चली गई। हॉट सर्च पर मचे बवाल के कारण उसका फोन लगातार बज रहा था, पर उसने फोन बंद कर दिया और कोई परवाह नहीं की। जब उसने फोन दोबारा ऑन किया तो दुनिया घूम रहे अपने मम्मी पापा को कॉल किया और फिर कुछ खास दोस्तों के मैसेज का जवाब दिया। मैं थोड़ी नींद पूरी करने वापस बेडरूम में चला गया। जब मैं सोकर उठा तो मैंने वो कीमती कस्टमाइज्ड सूट पहना जो ची किंगचेंग ने मंगवाया था और वहां मौजूद हेयर स्टाइलिस्ट से अपने बाल सेट करवाए। ची किंगचेंग एक तरफ बैठकर फोन पर लगातार कुछ टाइप कर रही थी, पता नहीं क्या खिचड़ी पका रही थी। तैयार होने के बाद मैं खड़ा हुआ और किंगचेंग से पूछा, क्या तुम्हारा पति हैंडसम लग रहा है? मेरी आवाज सुनकर ची किंगचेंग ने नजरें उठाई, फोन साइड में रखा, खड़ी हुई और मेरे पास आकर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बहुत ज्यादा हैंडसम। इसके बाद वो भी मेरे सूट से मैच करते हुए एक महंगे गाउन में तैयार होकर आई। जब उसका मेकअप पूरा हो गया तो मैंने उसे दीवानों की तरह देखा और खुद को रोक नहीं पाया, नीचे झुककर उसके गाल पर एक प्यारा सा किस कर लिया। मेरी किंगचेंग, तुम मेरे साथ खड़ी कितनी लाजवाब लग रही हो। ची किंगचेंग को अचानक थोड़ा पछतावा हुआ। वो नहीं चाहती थी कि उसका इतना हैंडसम चेन भाई शिया मोमो की नजरों में आए। अब क्या किया जाए? नहीं, चेन भाई को सबके सामने ले जाकर टशन दिखाना तो बनता है, ताकि बाकी लोग जलन के मारे मर जाएं। आखिर चेन भाई अब उसके शौहर जो थे, पास खड़े हेयर स्टाइलिस्ट खुशी के मारे चहकने लगे। कितने प्यारे हैं, एकदम मेड फॉर ईच अदर कपल। यह सुनकर ची किंग चेंग की मुस्कान और गहरी हो गई और उसने मुझे देखा। सुना आपने चेन भाई, सबको लगता है कि हम साथ में सबसे बेस्ट दिखते हैं। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से उसका सिर सहलाया। बिल्कुल सही। जो लाड़ प्यार मैंने आज तक किसी को नहीं दिया, उस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। मैंने बड़ी सहजता से उसका हाथ कसकर थाम लिया। इस पल मैं अपनी पुरानी सारी झिझक और पाबंदियों को फेंक देना चाहता था। पहले चाहे जो भी हो जाता, मैं हमेशा सह लेता था, चुपचाप अपना काम करता था और कभी लाइमलाइट में नहीं आता था। पर आज मैं खुलकर गर्व करना चाहता था, अपनी इस मोहब्बत का डंका पूरी दुनिया के सामने बजाना चाहता था। मेरे इस खुलेआम लाड प्यार को देखकर किंगचेंग के गाल लाल हो गए। तो फिर चलिए बाहर चलते हैं। मैं चाहती हूं कि सब लोग देखें कि मेरे पतिदेव दुनिया के सबसे शानदार इंसान हैं। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे मुझे लिविंग रूम से बाहर ले जाने दिया। जैसे ही हमने दरवाजे से बाहर कदम रखा, हमारी भिड़ंत सीधे शिया मोमो से हो गई, जो हॉलवे के कोने में छुपकर जासूसी कर रही थी। उसने एक भारी भरकम डिजाइन वाली ड्रेस पहन रखी थी और फुल हैवी मेकअप किया हुआ था, पर उसकी आंखें पूरी तरह मुझ पर टिकी थीं, जिसमें एक अजीब सी जिद और खींच साफ दिख रही थी। ये सोचकर कि उसने अतीत में कैसे चालें चली थी, मेरे और किंगचेंग के बीच दूरियां बढ़ाई थी, झूठी अफवाहें फैलाई थी और यहां तक कि हमें फंसाने की साजिशें रची थी। वो इस मुगालते में थी कि वो मेरी लाइफ में घुसकर वो सब छीन लेगी जो किंगचेंग का था। उसमें आज हमारे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? जब उसने मुझे और ची किंगचेंग को एक दूसरे का हाथ थामे प्यार से देखते हुए पाया तो शिया मोमो का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसकी बची कुची उम्मीदें टूटकर बिखर गईं और उसकी जगह भयंकर जलन और गुस्से ने ले ली। वो एक कदम आगे बढ़ी। चैन भाई, क्या तुम सच में इसके साथ रहना चाहते हो? मैं भला इसमें इससे किस मामले में कम हूं? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? तुमने कभी मुझे क्यों नहीं देखा? मेरे कुछ बोलने से पहले ही चीकिंग चेंग बोल पड़ी। चैन भाई मेरे पति हैं। उनके दिल में पहले भी और आज भी सिर्फ मैं ही हूं। तुम्हारी ये सारी चालें और ये पागलपन शुरू से ही पूरी तरह बकवास थे। मैंने आगे बढ़कर किंग चेंग को अपनी छाती से लगा लिया ताकि उसे प्रोटेक्ट कर सकूं। पल भर में मेरी आंखों का सारा प्यार गायब हो गया और उसकी जगह एक कड़क और ठंडी बेरुखी ने ले ली। तुमने जो कुछ भी किया वो कोई त्याग नहीं था, बल्कि वो घटिया हरकतें थीं। मैंने शिया मोमो की तरफ देखा और एक एक शब्द साफ लहजे में कहा,
किंग चेंग को बदनाम करने की अफवाहें उड़ाना, उसे नुकसान पहुंचाने की साजिशें रचना, हमारे बीच दूरियां पैदा करना और यहां तक कि दूसरों को पैसे देकर हमारे रिश्ते पर कीचड़ उछालना। मुझे तुम्हारी एक एक करतूत अच्छे से पता है। पहले मैंने एक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं किंग चेंग को इन गंदे पंगों में नहीं घसीटना चाहता था। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी इस घटिया सोच को बर्दाश्त करूंगा। शिया मोमो का चेहरा बिल्कुल बेजान हो गया। वो बहाने बनाना चाहती थी, पर तभी पीछे से आ रहे स्टाफ के ग्रुप ने उसे टोक दिया। जिन लोगों को उसने पहले पैसे देकर अफवाहें फैलवाई थी, उन सब ने अब आकर खुद पूरा सच उगल दिया था। सबूत बिल्कुल साफ थे। उसकी एक एक गंदी चाल सबके सामने आ चुकी थी। जो इज्जत उसने इतनी मेहनत से बनाई थी, वो मिट्टी में मिल गई और नाम बदनाम हो गया। जिन कड़ियों के दम पर वो उड़ रही थी, वो सब बिखर गई। अपनी खुदगर्जी और घटिया चालों की वजह से उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। आज वो बिल्कुल अकेली रह गई थी और उस पर तरस खाने वाला कोई नहीं था। मैंने अपनी बाहों में लिपटी किंग चेंग को नीचे देखा। चलो, अब सारा ड्रामा खत्म हुआ। अब हमें कोई परेशान नहीं कर सकता। किंग चेंग ने अपना सिर उठाकर मुझे देखा। चेन भाई, अब आगे से ऐसी कोई बकवास चीज नहीं होगी ना? उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थी। मैंने पूरे भरोसे के साथ जवाब दिया, बिल्कुल सही। अब हमारी आगे की जिंदगी में सिर्फ सुकून और खुशियां होंगी। कुछ दिनों बाद हमारी शादी बिल्कुल तय वक्त पर हुई। वेडिंग वेन्यू पर ताजे फूल खिले हुए थे और गुनगुनी धूप पूरे माहौल को एक आलीशान और सुकून भरा एहसास दे रही थी। हर वो इंसान जिसने कभी हमारा भला चाहा था और वो सच्चे दोस्त जो दिल से हमें दुआएं देना चाहते थे, सब वहां मौजूद थे। वहां वो दोस्त भी थे जिन्होंने हमेशा चुपचाप हमारा साथ दिया और सही वक्त पर हमारी मदद के लिए खड़े हुए। वहां वो बुजुर्ग भी थे जिन्होंने हमें इस लंबे सफर पर आगे बढ़ते देखा था। और यहां तक कि वो अजनबी भी थे जिनकी हमने कभी मदद की थी और उनके दिलों में हमारे लिए गहरी इज्जत थी। हर किसी के चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी और सबकी आंखों में हमारे लिए ढेर सारा प्यार था। एक परफेक्टली इस्त्री किया हुआ, हाथ से सिला सूट पहने, मैं फूलों की उस चादर के आखिरी छोर पर खड़ा था। मेरी नजरें टिकी थीं और मैं चुपचाप अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था। जब किंग चेंग सफेद रंग के खूबसूरत शादी के गाउन में धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी, तो मेरी पूरी दुनिया खुशियों से सराबोर हो गई। आसपास की हर चीज जैसे धुंधली हो गई। सिर्फ वही रोशनी की इकलौती किरण थी। एक एक कदम बढ़ाकर वो मेरी तरफ आ रही थी। उसकी आंखों में जैसे पूरी कायनात का प्यार सिमटा हुआ था। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। मेरी आवाज में एक ठहराव और मजबूती थी। पहले मैं अकेला ही हर मुश्किल से लड़ता था। दुनिया की कड़वाहट और इंसानों के बदलते रंग देखता आ रहा था। मुझे लगा था कि मेरी आगे की लाइफ बस अकेलेपन में कट जाएगी। पर जब तुम मिली, तो तुमने मुझे प्यार सिखाया, मुझे एहसास कराया कि किसी का साथ होना क्या होता है। तुमने मुझे बताया कि किसी को खास समझना और जिंदगी का पूरा होना क्या है। आज मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में अपना रहा हूं। अब से हर दिन और हर रात मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तुम्हें अपनी पूरी मोहब्बत दूंगा, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। चिकिंग चेंग की आंखें थोड़ी नम हो गई। आगे की पूरी जिंदगी सामने थी। जब तक चेन भाई उसके साथ थे, वो दोनों हर मोड़ पर एक दूसरे का सहारा बनकर साथ चलने वाले थे। स्टेज के नीचे तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। दुआओं और बधाइयों का सिलसिला लगातार चलता रहा, जो बहुत ही दिल छू लेने वाला था। मैंने अपना हाथ उठाया और किंगचेंग की उंगली में अंगूठी पहनाई और अपनी दुल्हन को कसकर गले से लगा लिया। गुनगुनी धूप हमारे चेहरों को छू रही थी और रंग बिरंगे फूल अपनी छटा बिखेर रहे थे। पूरा वेडिंग हॉल खुशियों से गूंज रहा था। दुनिया की हर खूबसूरत चीज जैसे इसी जगह सिमट आई थी। सारे संकट दूर हो गए। सब कुछ बहुत बढ़िया रहा और अब से किंग चेंग और मैं जिंदगी भर के लिए एक दूजे के हो चुके हैं। सुकून भरे साल और एक मुकम्मल जिंदगी।